ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर। तो इससे पहले जो पहले 3 लेक्चर थे ना, वो आपको देखे हुए होने चाहिए। उसमें प्लेन मिरर अपन ने निपटा दिया है। तो प्लेन मिरर के जितने भी पॉइंट्स थे, वेलोसिटीज़ थी, सब तुम्हें बता दिया गया है। चाहो तो एक आध सवाल कर सकते हो। और स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, वो अपने को पढ़ना है। उसी में आज थ्योरी समझेंगे और जेईई मेंस और नीट में जो सवाल करने अपने को ऑप्टिक्स में, या तो तुम फॉर्मूले लगाओ, और अपन ने ऐसा सोचा है कि बिना फॉर्मूले लगाए हुए अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो करने के लिए तुम्हें क्या है, समझनी पड़ेंगी चीज़ें। जैसे मनी मन में समझाऊंगा, वैसे ही मनी मन आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें। समझ रहे हो क्या? तो बिना फॉर्मूले लगाए हुए भी सवाल हो जाएंगे। फॉर्मूले लगाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, बिना फॉर्मूले लगाए हुए करोगे, जो चीज़ समझाई जाएगी आ जाएगी। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए और सवाल बताइए फटाफट। तो पहले तो सबसे आसान सवाल जो हर कोई बताएगा, इसलिए सवाल ख़त्म होने का इंतज़ार करना, उसके बाद आंसर बताना। ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, 2 दर्पण, 2 मिरर्स, 30 डिग्री, और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश की किरण आती है 45 डिग्री पर। डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 परावर्तन के पश्चात विचलन, वो अपने को चाहिए। फटाफट लिखते चलेंगे अपन। तो ये अपन ने पढ़ लिया है ना। तो 2 मिरर्स हैं, 2 दर्पण हैं, एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री पे प्रकाश की किरण आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। डेविएशन, विचलन चाहिए, 2 रिफ्लेक्शन, 2 परावर्तन के पश्चात कितना विचलन होगा वो चाहिए। तो डेविएशन का आंसर तुम्हें बताया हुआ है 2 × 30 हो जाएगा, जो भी एंगल दिख रहा है 60 डिग्री हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, वो जिस मिरर पर प्रकाश पड़ रहा है, इस मिरर पर लाइट पड़ रही है, इस मिरर को दूसरे मिरर की तरफ ले जाओगे तो ये किधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही आ जाएगा। उसके बाद चीज़ें तुम्हें बताई थी, नंबर ऑफ इमेजेस बताई थी, है ना। तो आप एक और क्वेश्चन में बता दो ये फटाफट कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट वो यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस, ये सब पढ़ लिया है, फटाफट तुम आंसर बता दो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। नंबर ऑफ इमेजेस या प्रतिबिंब की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंब की संख्या। कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तरीके इतने सारे बताए हुए हैं, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। मिस्टेक कर रहे हो तो फिर आपसे बड़ा होनहार कोई नहीं है, क्योंकि गधा तो सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकते आजकल, इसीलिए कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। बताओ इसमें बताया नहीं है, इसको M1 मान लो, और ये सब मेंटली कर लो यार, वो तो यार लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। M1 M2 है, M1 से पहली इमेज 60 पे बनेगी, नीचे बनेगी ना, प्लेन मिरर है ये। अरे M2 से भी कितने पे बनेगी, 60 पे। उसके बाद क्या करना है भैया, दोनों में जोड़ने लग जाओ, 120 जोड़ने लग जाओ। इसमें भी 120 जोड़ो, इसमें भी 120 जोड़ो। 120 जोड़ोगे तो 180, 120 जोड़ोगे तो 180। 180 वाली इमेज, 180 वाला प्रतिबिंब नहीं बनता था। 180 का मतलब समझ गए क्या, ये घूम के दर्पण के ऊपर ही, इमेज के ऊपर ही, मतलब आप मिरर के ऊपर ही बैठ गए, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कितनी इमेजेस, 2 इमेजेस बनने वाली हैं, 2 प्रतिबिंब यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्रिस्क्रॉस मेथड लगाओ, वरना एक और भी तरीके थे। आप 360 को 120 से डिवाइड करते, वो 3 आ जाता, और 3 है लेकिन ये सिमेट्रिकल है, दोनों से बिल्कुल समान कोण पर है, एंगल बाइसेक्टर पर है, तो -1 यानी 2 आ जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो 3 ही आंसर आता। वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। और बोल रहा हूँ ना, ये तरीका नहीं आता तो ये कर लो यार, उसमें क्या है, और याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस की बात है। तरीके आसान आसान बता ही दिए हैं, वो एक बार रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए। और एंगल में घबराना मत कि सर ये तो 120 डिग्री का होता नहीं है, क्या क्या लिख रहे हो आप। वो जो भी लिखा हुआ है सब अपन क्या है, भावनाएं दर्शा रहे हैं। ये 100 डिग्री, 20 डिग्री, कोई अब भी आंसर आपके पास 3 आना चाहिए। कुल एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है, 120 डिग्री है। 360/120 किया, 3 आंसर आता है। 3 ऑड है, पिछली क्लास में बताया है, प्लीज़ पिछली क्लास देख लें, वापस से रिपीट नहीं करवा सकते हैं। ऑड है, ऑड में 3 -1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अभी यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है तो 3 ही रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा, है ना। दोनों से बराबर एंगल पे नहीं है, अगर बराबर एंगल पे होता तो 3 -1 हो जाता। और दूसरा तरीका तो है ही इसे जस्टिफाई करने का। मान लीजिए ये M1 होता, ये M2 होता,
तो M1 से कितने एंगल पे बना होता? M1 से इमेज 20 डिग्री पे बनेगी, समान दूरी होती है ना, सेम डिस्टेंस, तो कोण भी बराबर होना पड़ेगा, एंगल भी सेम होना पड़ेगा। और दूसरे से कितने? 100 पे, दोनों में 120 जोड़ना पड़ेगा और उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट इसकी इमेज बन जाएगी, इसकी इमेज उसकी ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो कुल मिला के इसमें आप 120 जोड़ोगे तो 140, और इसमें 120 जोड़ोगे 220। आप मिरर के पीछे चले गए, 180 डिग्री घूमोगे तो मिरर पे आ जाओगे, और उससे भी आगे चले गए तो मिरर के पीछे। अब मिरर के पीछे थोड़ा ना इमेज बनने वाली है कि अपन ड्रेसिंग टेबल के पीछे चले गए, मम्मी मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मम्मी बोलेगी कैसा गधा है। तो इसलिए ये 220 तो हटा दो, ये नंबर ऑफ इमेजेस 3 आ जाएंगे अपने पास। ये सब पढ़ लिया है अपन ने। तो प्लेन मिरर के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट तुम्हें बता दिए गए हैं। मैथ्स में अटक सकते हो, कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए, और मैथ्स में मैं अटकाने का प्रयास कर लेता हूँ, वैसे तो अटकोगे नहीं आप। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन बना लीजिए। ये 2 दर्पण हैं, ये 2 मिरर हैं, ये सब पढ़ लिया है। एक बार छोटा सा रिवीजन हो रहा है कि ये सब अपने को आना चाहिए। 2 दर्पण, 2 मिरर, दोनों की लंबाई 2 मीटर, तुम्हारी शीट का ही सवाल है। 2 मीटर दोनों की लंबाई, और इनके बीच में कुछ दूरी 10 मिलीमीटर, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दी हुई है, दूरी दी हुई है 10 मिलीमीटर। और प्रकाश ने अपनी किरण को जाने दिया, और प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट आई इस किनारे पर। एंगल तो शीट में दिया ही हुआ है, 30 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, आप अच्छे से लिख सकते हैं 30 डिग्री। आपको बताना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कितने हुए होंगे, परावर्तन की संख्या या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की संख्या या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपको बताने हैं। वो तो आंसर शीट में भी पता था अपने को, आंसर तो तुम्हें पहले से ही पता है। देखो तो ये 30 डिग्री पर अगर आया है तो 30 डिग्री पर आने के बाद ये जाएगा भी कितने पर? 30 डिग्री पर ही जाएगा, ठीक है। अब ये 30 डिग्री पे गया तो देश का भविष्य ये वाली दूरी देख रहा होगा, पता नहीं है, डी मान लो। और उज्जवल भविष्य ये वाली दूरी भी देख रहा होगा, ये दी हुई है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं tan 30 देखूँ, tan 30, क्योंकि इस 30 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो tan 30 कितना हो जाएगा? D/10, और जिस भी यूनिट में है, जिस भी इकाई में है वो लिख देने का। और यहाँ से tan 30 भी कुछ होता था। tan 30 कितना होता था? tan 30 होता था 1/√3। तो d की वैल्यू आ जाएगी, आपको d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/√3 मिलीमीटर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ रही है भैया? d की वैल्यू आ रही है। और d की वैल्यू के पीछे पड़े क्यों? लेकिन तुम d को छोड़ देते यार, क्यों d के पीछे पड़े हो? d के पीछे इसलिए पड़े हैं कि हर d दूरी के बाद एक रिफ्लेक्शन होने वाला है, हर d दूरी के बाद एक रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से ऐसे ये नीचे टकराएगी ना, वापस से बताओ, वापस से नीचे टकराएगी तो ये भी, ये तो दूरी d है, तो ये दूरी तो d थी ही। अगली भी रिफ्लेक्शन या परावर्तन कितनी दूरी पर होगा? d दूरी पर। तो एक d पर पहला रिफ्लेक्शन हुआ, क्या यहाँ से ये कुल कितना हो गया? 2d हो गया। तो दूसरे d पे कितना रिफ्लेक्शन हुआ? दूसरा रिफ्लेक्शन। तो अगर पता लग जाए कितने d हैं इसमें, तो अगर 10d हुए तो 10 रिफ्लेक्शन करना, लेकिन इसको अभी काउंट नहीं किया है तो एक और जोड़ूंगा मैं इसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि d में पहला हुआ, इसको पहला माना, तो ये भी जोड़ना बाकी रहेगा ना, तो इसको जोड़ना ना भूलें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हर d में कितना रिफ्लेक्शन होता है? एक रिफ्लेक्शन। यहाँ से यहाँ तक कितने d दिखे? 2d दिखे ना, तो 2d में कितने रिफ्लेक्शन हुए, कितने परावर्तन हुए? 1 और 2, 2 तो ये हुए ही हैं, और इसको मत भूल जाना 2 + 1, समझ रहे हो? 3 हो जाएंगे, 3 आपको दिख भी रहे हैं। तो बताइए कुल ये दूरी कितनी दिख रही है? 2 मीटर दिख रही है, 2 मीटर दिख रही है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि d में कितने रिफ्लेक्शन होते हैं? 1। d में कितना होता है? 1 होता है। d का मतलब 10/√3 और इंटू 10⁻³ इतनी दूरी में कितने रिफ्लेक्शन होते हैं? 1। तो फिर 1 मीटर में कितने होंगे? इसको नीचे ले जाइए, तो फिर 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो बचपन में ही मैथ्स बताई गई थी, तो कुछ नहीं करना है अपने को। इसको नीचे ले आए अपन, इसको नीचे ले आएंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा शायद। इसको नीचे ले आएंगे
तो √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 10 की घात -2 रह जाएगा। ठीक है, ये 1 मीटर में आ गए, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√3 × 10⁻²। माइंडेड यहाँ पे +1 जरूर करना पड़ेगा। +1 क्यों किया यहाँ पे, 1 बाकी था, समझ रहे हो क्या। 10 की पावर, ऐसे मानवीय भूल में ऐसी आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या है, -2 ऊपर जाएगा +2 ही होगा, उसका क्या कर सकते हैं। तो जो भी आंसर आए, √3 कितना होता है भैया, 1.73 × 2, 200 + 1, बोलो बोलो बोलो, 173 को 2 से गुणा करेंगे, 2 3 × 6, 2 7 × 14, 346 + 1। आंसर तो तुमने सवाल चालू होने से पहले ही बता दिया था, और एक बार फिर से तुम सही निकले। कितने आ जाएंगे भैया, 347। कुछ भी डाउट है तो अपनी सुंदर शक्लों को और सुंदर ना बनाएंगे, पूछ लेंगे भैया। मैं वापस से बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये प्रकाश ने अपनी किरण को जाने दिया, वो किरण जाते जाते आई और इधर टकरा गई, रे ऑफ लाइट इधर टकराई, ये एक याद रख लिया मैंने। इसके बाद ये जाके इधर टकराई तो d दूरी पर मेरे को क्या दिखा, पहला रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो। फिर ये वापस से इधर आके नीचे टकराएगी। अब लेकिन ये दूरी d है तो ये दूरी भी d है। फिर मैंने देखना चालू किया, आंखें भगवान ने दी है मस्त एकदम, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, 2d। 2d में कितने रिफ्लेक्शन, कितने परावर्तन, 2 और +1 छोड़ा हुआ है। तो तुम तो d में निकालो, अगर 3d होते तो 3 रिफ्लेक्शन +1, 10d होते तो 10 रिफ्लेक्शन +1, तो अपन ने निकाल लिया भैया, जितने भी थे उसमें +1 कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के रिफ्लेक्शन के तुम सवाल देख लेना, और आपको प्लेन मिरर की सारे पॉइंट्स बता दिए। प्लेन मिरर बीम 3 तरीके की होती थी, बीम होती 3 तरीके की, कन्वर्जेंट मिलने वाली, अभिसारी बोलते थे उसे हिंदी वाले, मैं हिंदी आज पढ़ के आया हूँ, और डाइवर्जेंट है ना, अपसारी होती थी शायद, है ना। तो मैं वैसे इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में एक आध बार बोल दूंगा, हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है। कन्वर्जेंट मतलब पास आना, डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, और पैरेलल बीम भी हो सकती है, अगर समांतर दूरी रह जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अब याद तुम्हें ये करना है, जो प्लेन मिरर होता था वो नेचर को चेंज नहीं करता था। अगर डाइवर्जिंग रे आती थी तो डाइवर्जिंग ही रहती थी, देख लीजिए, क्योंकि अपन गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर चालू करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे अगर ये प्लेन मिरर होता तो प्लेन मिरर नेचर ऑफ बीम को चेंज नहीं करता था। ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो अपने को सब पता होना चाहिए। जो सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से लाइट निकलेगी, और वैसे ज़रूरी नहीं है इसकी खुद की लाइट हो। अगर आप मेरे को देख सकते हो तो मेरे से लाइट आपकी गंदी आंखों में जा रही है, अब वो लाइट मेरी खुद की नहीं है। जैसे ही यहाँ घनघोर अंधेरा हुआ, आप मेरी सुंदर शक्ल नहीं देख पाएंगे, तो वो लाइट कैसे आई, वो ट्यूबलाइट मेरे सुंदर चेहरे पे टकराई, फिर आपकी सुंदर आंखों में चली गई। तो खुद की लाइट नहीं है, लेकिन खुद की लाइट हो नहीं हो आँखों को इससे मतलब नहीं है। आँखों पे जो लाइट पड़ेगी वो उसको देख लेगा। सूर्य है, उसकी खुद की लाइट है, मून की खुद की लाइट नहीं है, लेकिन सूर्य की लाइट उस पर पड़ी, जैसे अपने पे ट्यूब लाइट पड़ी, और अपन भी तो दिख रहे लोगों को। इसलिए सोर्स की बस एक ही खास बात है, वो ध्यान रखना कि सोर्स की लाइट चारों दिशाओं में निकलेगी। मतलब तुम्हें हम केवल ऐसे नहीं कि सामने से देखा तब तो भैया दिखाई दे रहा है, पीछे गए तो गायब, समझ रहे हो क्या। तो सोर्स से लाइट कहाँ निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी, लेकिन इमेज में ऐसा नहीं होता है। सोर्स से प्रकाश या लाइट किधर निकलेगी, चारों तरफ। इमेज तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन से ही देख पाओगे आप, उसे फील्ड ऑफ व्यू कहते थे। इसका मतलब वहाँ कहीं से ही निकलेगी। और मेरे को बस एक ही पॉइंट बताना है, क्योंकि अब गोली दर्पण में ऐसा नहीं होगा। यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर गई, यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर गई, ये डाइवर्जिंग है, दूर जाने वाली है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होएगी, यही तो नॉर्मल, यही तो अभिलंब आएगा ना। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद भी ये दोनों रिफ्लेक्शन वाली है, परावर्तन वाली है, ये परावर्तन वाली भी तो दूर ही जा रही है। तो प्लेन मिरर पे आने वाली किरणें भी कैसी थी, दूर जाने वाली, और रिफ्लेक्शन के बाद भी किरणें किधर जा रही है, डाइवर्जिंग ही है। तो नेचर चेंज नहीं करता है, जो नेचर चेंज ना करे वो प्लेन मिरर। और अब जो नेचर चेंज करने लगेगा उसको अपन क्या कहने वाले हैं, वो गोलीय दर्पण कहने वाले हैं। वही इसमें डिफरेंस आ जाएगा। वो अपन चालू करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं अपन। तो आप इसमें क्या करिए, हेडिंग में लिख लीजिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, या इसे आप प्यार से गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण बोल सकते हो। ध्यान से समझने का, हो सकता है आज आप समझें और कल इसके सारे सवाल हो जाएंगे। मिरर के सारे सवाल ओरली कर देंगे अपन, लेकिन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि क्या क्या बताया जा रहा है, और जो बताया जाए वो परम सत्य है, चाहे कितना ही दिमाग लगा लो, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर पहले बनेगा कैसे,
अपने को लेना पड़ेगा एक खोखला गोला। तो सब एक बनाइए खोखला गोला या हॉलो स्फीयर, एक बनाइए हॉलो स्फीयर। हिंदी में मैं बोलते जा रहा हूँ, खोखला गोला लिया हुआ है। ये मत पूछना ठोस क्यों नहीं लिया, कुछ चीज़ें क्या है बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस है, वो नहीं बता सकते आपको। तो एक खोखला गोला है और ये कांच का है, कांच का, ठीक है। इसको काटेंगे अपन, ये 3D है, गोला है, इसका आयतन होगा, इसका वॉल्यूम होगा। इसको काटा अपन ने, इसको इस तरीके से प्यार से काट दिया ऐसे, इसको ऐसे काटेंगे अपन। तो अपने पास जो बचेगा ना वो मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो ये बचेगा, ये केवल सरल रेखा नहीं है भैया, ये सरल रेखा नहीं है, ये पूरा इस तरीके का होगा, समझ रहे हो क्या, इस तरीके का होगा। और इसका अगर सामने से देखोगे, सामने से, तो आपको एक वृत्त दिखेगा, ये ऐसा इस तरीके का है और इसको अपन ने ऐसे काटा है। तो सामने से देखने पे क्या दिखेगा, एक वृत्त दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। उसको आपको कहना है एपरेचर, अपर्चर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने दर्शा दिया, ये ऐसे दिखेगा भैया, क्योंकि एक बार शुरुआत में सवालों में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार थ्योरी में तो ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। ये काटा है, बॉल है, बॉल, बॉल को ऐसे आज लेना बॉल और बॉल को आधा काट देना। बॉल को आधा काटोगे तो आधी तो आपको ये दिखेगी और सामने से देखने पे क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, वृत्त दिखेगा, वही है भैया ये। अब हॉलो है ताकि इसके अंदर प्रकाश जाए, ताकि इसके अंदर क्या जाए, लाइट जाए, तभी ये मिरर बनेगा। अब इसकी कौन सी सतह पे तुम कालिक लगाते हो या सिल्वरिंग करते हो वो आपके ऊपर है। मान लीजिए इसको बनाते चलते हैं अपन, अभी ये सारी चीज़ें मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आप पहले एक एक करके टर्म्स बनाते चलो। तो ये एक दर्पण मिला मेरे को, ये एक मिरर मिला इस तरीके का भैया, ऐसा मिरर मिलेगा, समझ रहे हैं अपन। तो ये जो है इसको आपको बोलना है एपर्चर या द्वारक। आज मैं हिंदी बिल्कुल बड़ी मुश्किल से देख के आया हूँ। अपर्चर या द्वारक, एक कॉमन सेंस बताते चलना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बताओ, ये अगर अपर्चर बड़ा होगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी, साइज़ बढ़ेगी, साइज़, साइज़। ये बताइए अगर आप इसे यहाँ पे काटते, यहाँ पे काटते तो और छोटा, यहाँ पे इधर कट करते, आप इधर कट करते तो और छोटी रेडियस नहीं दिखती, और छोटी त्रिज्या नहीं दिखती आपको। और जितनी दूर आपन ने एक गोला लिया था, एक हॉलो स्फीयर लिया था, उसको काटा था और काटने के बाद अपने को ये खोखला भाग दिखेगा इस तरीके से, है ना, हॉलो भाग दिखेगा इस तरीके से। ये सामने जो भी वृत्त दिख रहा है, सामने जो भी सर्कल दिख रहा है, इसी को अपर्चर कहना है। कॉमन सेंस लगाओगे तो ये जितना बड़ा हो जाएगा अपर्चर, ये जो आपके पास दर्पण है वो भी क्या हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आज से, है ना, मतलब ये यहाँ पे वापस से अपन ने एक खोखला गोला लिया है दिखाने के लिए। अगर आप यहाँ पे इसे काटते तो इसका अपर्चर केवल इतना ही रेडियस आता, इतनी ही त्रिज्या आती, लेकिन यहाँ से काटते इसे तो अब इसका जो अपर्चर आता, अब इसकी जो रेडियस आती वो क्या आ जाती, बड़ी आ जाती। तो ये अपर्चर क्या बताएगा, ये बताएगा कि मिरर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। वो प्लीज़ लिख लेंगे, ये अपर्चर बताएगा हाउ लार्ज और स्मॉल मिरर इज। हिंदी में भी लिख लेंगे, दर्पण बड़ा है या छोटा है, इसको दर्शाएगा। ये समझ में आनी चाहिए ताकि कोई पूछे ना तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि पढ़ तो रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। तो भैया बॉल है, बॉल को तुम कहाँ से काटते हो, बीच से काटोगे ना, तो ये वो जो सर्कल आया है ये उतना ही बड़ा है, तो जो मिरर बना है वो भी क्या है, उतना ही बड़ा है। तो अपर्चर क्या बता रहा है आपको कि मिरर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। और हमारी भावनाएं क्या चाहती हैं कि मिरर हम बड़ा लेना चाहते हैं कि छोटा लेना चाहते हैं। मिरर हम हमेशा बड़ा लेना चाहते हैं। मिरर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट उसके अंदर जाएगी, जितनी ज़्यादा लाइट उसके अंदर जाएगी उतनी अच्छी मिरर बनेगी। तो अपनी चाहत है कि मिरर बड़ा लेना है, तो अपनी चाहत ये भी है कि अपन अपर्चर को क्या ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ले लेंगे, ठीक है। इसके ज़्यादा बड़ा लेने से क्या होगा वो अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन वापस से ये चीज़ें लिखते चलना। और दो रेडियस, दो त्रिज्याएँ दिखेंगी आपको, उनके बारे में मेरे को अब बता देना पहले फटाफट। चलिए, ये अपने पास कोई भी खोखला गोला था, हॉलो स्फीयर था, इसको यहाँ से कट कर दिया अपन ने। ये बीच में इसकी केंद्र दिख रहा है आपको, केंद्र है ना, सेंटर दिख रहा है, केंद्र या सेंटर सी दिखेगा। इस सी को आप वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लेना भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र वो लिख लेना। फिर बताइए, जब आपने इसको इस तरीके से काटा है तो ये
दर्पण या मिरर आपको इस तरीके से दिखेगा, ये भाग दिखेगा और इस तरीके से ये सामने आपको एक क्या दिखने वाला है, सर्कल दिखने वाला है। ये सर्कल और ऐसे इस तरीके से घुमा हुआ भाग होगा। यहाँ पे दो त्रिज्याएं, दो रेडियस बना रहा हूँ मैं, एक ये रही रेडियस, एक ये रही त्रिज्या। ये रेडियस r दिख रही है, ये गोले की या स्फीयर की रेडियस है, और एक ये रेडियस यहाँ पे मैं बना देता हूँ छोटी r, स्मॉल r। कौन किसको दर्शाएगा, कौन क्या दर्शाएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रेडियस r, ये r को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, है ना। रेडियस या त्रिज्या कुछ भी आप इसमें लिख लेना, बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हो उसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट से बस सुनते चलने का और बताते चलने का। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस में, तो आपको कई बार बताया गया है, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, इस स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखा की रेडियस होती है अनंत, रेडियस होती है इनफाइनाइट। क्यों? एक बहुत बड़े सर्कल का ये बहुत छोटा सा भाग है, इसीलिए हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। लेकिन ये कितना घुमा हुआ है, ये घुमा हुआ ही नहीं है, और घूमने को हम कहते हैं कर्वनेस या कर्वेचर कह दो, या वक्रता कह दो, कर्वनेस कह दो, जाएगा कर्वेचर। कर्वेचर या कर्वनेस लिख रहा था, ये बीच में फ़ोन जो आया है ना, इसने डिस्टर्ब कर दिया है, तो कर्वनेस। कर्वनेस इसकी कितनी मानने वाले हो आप? 0। बिल्कुल वक्रीय नहीं है ये, बिल्कुल घुमा हुआ नहीं है ये, समझ में आना चाहिए। रेडियस जितनी बड़ी, वक्रता उतनी क्या हो जाएगी, छोटी। वक्रता का मतलब कौन कितना घुमा हुआ है भैया। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कौन कितना घुमा हुआ है, नहीं घुमा हुआ है ये, तो क्या मैं यहाँ से लिख दूँ कि रेडियस जो है वो वक्रता के या कर्वेचर के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टी है। रेडियस जितनी बड़ी उतनी देर में घूमेगा वो, समझ रहे हो। रेडियस जितनी छोटी उतनी जल्दी घूम जाएगा ये, इसलिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। अब ये जो दो रेडियस, ये जो भी आपको बताया गया, ये आगे भी बताया, निडल के लिए, सुई के लिए रेडियस या r तो कितना हो जाता है 0, और उसकी वक्रता अनंत हो जाती है। वहीं पे घूम गया, इतना ज़्यादा घूम गया। तो यहाँ पे ही आप ये जो दो रेडियस दी गई हैं, इन दोनों रेडियस, इन दोनों त्रिज्याओं को प्लीज़ लिख लेना। ये रेडियस क्या बताएगी कि मिरर कितना घूमा हुआ है, ये क्या बताएगी कि मिरर कितना घूमा हुआ है। ये उसकी कर्वनेस बताएगी, ये उसकी कर्वनेस बताएगी, ये उसकी वक्रता बताएगी। और मैं फिर से बोल देता हूँ, धीरे धीरे आराम से सुन लेना। मानो r की वैल्यू 5 होती, r की वैल्यू 5 होती, और एक बार r की वैल्यू 100 होती, कैपिटल R की बात कर रहा हूँ, r की वैल्यू 100 होती, कैपिटल R 100 होता, तो उसमें बड़ा वृत्त बनता, बड़ा सर्कल बनता। 100 मतलब बहुत बड़ा सर्कल बना। और एक बार r की वैल्यू मैंने बहुत छोटी ले ली, 5 ले ली, ये वाला सर्कल बना, छोटा सर्कल। अब बताइए आप, इसका मैं छोटा भाग लूँगा, इसका छोटा भाग, इसके छोटा भाग ऑलमोस्ट आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका छोटे से छोटा भाग भी ले लोगे ना, वो भी मेरे को क्या दिख रहा है, घुमा हुआ दिख रहा है। कौन ज़्यादा घुमा हुआ है? जिसकी रेडियस कम है वो ज़्यादा घुमा हुआ है, यही बता रहे हैं हम। और घूमना घूमना नहीं बोलेंगे, घूमना घूमना बोलो मन में अच्छा है, उसको हम बोलेंगे वक्रता, उसको हम बोलेंगे वक्रता। तो रेडियस जितना कम, उसकी वक्रता वो उतना ही ज़्यादा वक्रीय है, वो उतना ही ज़्यादा घुमा हुआ है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्या बताएगा, आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस कि भैया हमें ऐसा मिरर चाहिए जो ज़्यादा घुमा हुआ हो, तो मतलब आप इस r को क्या करने वाले हो, कम करने वाले हो। हमें इस r को बढ़ा देंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वक्रता कैसे चेंज होने वाली। तो याद रखना है, r ये घुमाव को डिपेंड करता है, और ये r में मैंने बता ही दिया है, r और वक्रता वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाला r क्या बताएगा, दूसरा वाला r साइज बताएगा, ये साइज बताएगा, ये आकार बताएगा। अगर r ज़्यादा कर दिया, छोटा r ज़्यादा कर दिया, तो आकार या साइज भी उसका क्या हो जाएगा, आकार या साइज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और यहाँ पे इसमें कैपिटल R बढ़ा दिया, कैपिटल R बढ़ा दिया, तो वक्रता या कर्वनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यार खूब सारे एग्जाम्पल हैं, रोड का एग्जाम्पल से सेट कर लो। रोड की रेडियस कितनी है,
रेडियस इनफाइनाइट है, अनंत है, घूमी हुई बिल्कुल नहीं है। तो अनंत और जीरो, इनफाइनाइट और जीरो को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कितना बड़ा है मिरर, द्वारक को देखो या अपर्चर को देखो, कितना घुमा हुआ है मिरर, कैपिटल आर को देखो। ठीक है, अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि जो इमेज बने ना उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता ज़्यादा होनी चाहिए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिरर पे आए। तो हमारी इंटेंशन ये है कि हम मिरर को क्या लेंगे, बड़े से बड़ा लेंगे। ठीक है, अभी हम ये चाहते हैं मिरर बड़े से बड़ा लेना, लेकिन अगर तुम मिरर बड़े से बड़ा लेते हो तो उसमें एक डिफेक्ट आएगा, उसमें एक दोष आएगा। कैसे आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। आप क्या कीजिए, एक एक करके पॉइंट लिख लीजिए फटाफट, जो जो मैंने अभी तक बता दिए हैं एक बार, उसके बाद मैं पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। कॉनकेव का मतलब इस तरीके से, ये आपन ने कोई भी गोले के भाग को काटा था, किसी भी स्फीयर को आपन ने काटा हुआ था और इसमें तुमने सिल्वरिंग कर दी, ये बाहर की तरफ आपन ने सिल्वरिंग कर दी, तो इसी को क्या कहना है अपने को, कॉनकेव कहना है। केव का मतलब गुफा होती है वैसे, तो गुफा दिख रही होगी आपको, इसी को क्या कहना है, कॉनकेव। बाकी और भी घटिया तरीके आप बना सकते हो, कैसे भी बनाओ, ये कॉनकेव है, याद करना है। दूसरा आपको इसी में याद करना है कॉन्वेक्स मिरर। इसके साइन कन्वेंशन भी आएंगे, है ना, किसको प्लस मानोगे किसको माइनस मानोगे, लेकिन मैं अभी से याद करवाते हुए चल रहा हूँ। ये भैया जहाँ पे सिल्वरिंग कर रखी है ना, जहाँ पे सिल्वरिंग कर रखी है, इसके इधर इसको अपन वर्चुअल कहते हैं, इसके इधर, इसके सामने को रियल कहते हैं, इसके पीछे काल्पनिक दुनिया है ना, वर्चुअल, इसके आगे क्या है, रियल है। और इसके पीछे जो है ना, उसी को आपको प्लस देना है हमेशा, इसके पीछे प्लस। प्लस हम ऐसे बोलेंगे जहाँ से रेज आ रही होंगी, जहाँ से रेज आ रही होंगी, किरणें कहाँ से आ रही होंगी, ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, सोर्स से आ रही होंगी। अब ऑब्जेक्ट पीछे रख दिया तुमने, तो उनसे आने वाली किरणों का तो कुछ मतलब ही नहीं है सर। तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट आगे होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा तो किरणें किधर जाएंगी, आगे की तरफ जाएंगी, तो किरणों की दिशा वही पॉजिटिव होती है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब जो भी इसके इधर लिखे गए वो प्लस, और जो भी इसके इधर दिखेगा वो क्या आ जाएगा, माइनस। वैसे साइन कन्वेंशन, चिन्ह पद्धति, वो भी आपको अलग से पढ़ा दी जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब वापस से काटा तो इसी को ही है अपन ने, इस तरीके से, लेकिन इस बार इसमें आप सिल्वरिंग किधर कर दोगे, अंदर की तरफ सिल्वरिंग कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। और अगर ये कॉन्वेक्स बन गया तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, जिसकी इमेज बन जाए, इसके सामने रखोगे ऑब्जेक्ट, तभी तो ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी और किरणें जाएंगी ऐसे, और किरणें चली गई ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो भी सिल्वरिंग के पीछे दिखे वही प्लस है, और जो इसके आगे दिखे वो माइनस है। जो इधर दिखे वो रियल है, वो वास्तविक है, जो कांच के अंदर पहुंच गया वो काल्पनिक दुनिया है। तो ये वर्चुअल है। अगर इधर इमेज विमेज बन रही है ना, तो ये दो चीज़ें सीखी अपन ने। अच्छा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो तीसरा कैपिटल आर वो सीख लिया हमने, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है, और ये वक्रता या कर्वनेस उसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये सीख लिया हमने। एक आर आया था, छोटा आर, ये इसका साइज या आकार बताएगा मिरर का, ठीक है, चौथा पॉइंट। फिर इसमें सिंपल से पॉइंट्स हैं। पांचवें पॉइंट में अपन ने सेंटर सीख लिया था, सी सेंटर आ जाएगा, वो सीख ही लिया था। इसके बाद फिफ्थ के बाद आप इसी में एक सीख लो पोल और प्रिंसिपल एक्सेस। तो वापस से ये 5 पॉइंट हो ही गए थे, ये वापस से वही गोला है, और इस गोले में आपन ने इस तरीके से इसको काटा है, इस तरीके से काटोगे, कहीं पे भी आपने इधर सिल्वरिंग कर दी, तो अब ये कैसा बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा, कॉनकेव। यहाँ पे जो सेंटर दिख रहा है, केंद्र दिख रहा है, सेंटर, और एक बिंदु बनाएंगे, एक पॉइंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे पोल या ध्रुव। पोल बोल सकते हो, ध्रुव बोल सकते हो। पोल या ध्रुव का बिंदु कैसे फाइंड आउट करोगे,
जो भी सबसे गिरा हुआ पॉइंट है या सबसे उभरा हुआ पॉइंट है, सबसे गिरा हुआ, मतलब इसको अगर आप ऐसे रख देते तो सबसे गिरा हुआ पॉइंट कौन सा दिखता, और या फिर इसको उल्टा रख देते तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा दिखता, पोल। ठीक है, पोल की कोई डेफिनेशन नहीं है, पोल कोई कुछ भी मान सकता है, लेकिन पोल कौन सा पॉइंट है, तो सबसे गिरा हुआ पॉइंट है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है जिसमें, या सबसे ज़्यादा एलिवेशन है जिसमें। इसको उल्टा रख दोगे तो सबसे उठा हुआ पॉइंट जो है वो पोल है, और सबसे गिरा हुआ पॉइंट है वो पोल मान लोगे, तो ये पोल या ध्रुव हो जाएगा। और इनको मिलाने वाली जो लाइन दिखेगी ना आपको, इस सरल रेखा को मूल अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, बार बार बज रहा है, अलार्म है, तुम कुछ और सोच रहे हो, ये अलार्म था। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस आ जाएगा ये, या मूल अक्ष आ जाएगी। इसी प्रिंसिपल एक्स, प्रिंसिपल एक्सेस, इसी से अपन सारे खेल खेलने वाले हैं। कुछ नहीं बोला हो तो सारी डिस्टेंसेस, सारी दूरियां इसी पोल से मापन की जाएंगी। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो ये आप बना लीजिए, लिख लेना, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। ऑल द distances are measured from pole, are measured from pole। ठीक है ना, सभी दूरियां कहाँ से अपन निर्धारित करेंगे, इसी ध्रुव से निर्धारित करेंगे। चलिए, ये सब लिखने के बाद अब थोड़ा सा मैं जो जो आपको बोलते जा रहा हूँ ना, वो आप यहाँ पे बनाते चलिए। आपको एक और फॉर्मूला आएगा जिसका मैं YDSC में भी इस्तेमाल करूँगा। तो आप ये बताइए मेरे को, ये एक खोखला गोला बनाया अपन ने, और इसको 2 बार काट रहा हूँ मैं, और फटाफट बताते चलना। एक बार इस तरीके से काटा, और इसका अपर्चर, इसका द्वारक x मान लिया, ठीक है। और एक बार इसको ना थोड़ा ज़्यादा बीच से काटा है, तो ये शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसकी मैंने कितनी मान ली है, अपर्चर या द्वारक 2x मान लिया, ठीक है। आप कौन सा मिरर प्रेफर करोगे, कौन सा मिरर, ये वाला मिरर चाहिए हमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके अंदर आए और इमेज अच्छी बने। लेकिन दोनों से क्या क्या हो रहा है फटाफट एक बार देखते चलो आप। तो यहाँ पे ये दोनों मिरर बना लिए। अब सारी कैलकुलेशन इसी से एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं अपन सारी। ये 2 मिरर हैं, और यहाँ पे ये x था, अपर्चर x है, अपर्चर की रेडियस x/2 है, त्रिज्या x/2 है, अपर्चर x है, द्वारक x है। यहाँ पे भी ये 2x है। चलिए इसका एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। इसका एरिया, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या x/2, इसका एरिया πx²/4। किसका एरिया है सर ये, द्वारक का, ये अपर्चर का एरिया लिखा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए इसका एरिया, इसका एरिया A2 वो मेरे को πx² दिखता है। बस फटाफट से इसकी सारी थ्योरी आप देख लो। इसकी क्योंकि रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी दिखती, x दिखती, रेडियस x आ जाती। अगर इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता I मानते, तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता 4I होगी। इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, ज़्यादा एरिया पे पड़ रहा है, 4 गुना एरिया नहीं दिख रहा आपको, ये देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना एरिया है ये। 4 गुना एरिया पे लाइट पड़ेगी, तो उसका आपको इंटेंसिटी, उसकी आपको ये जो इंटेंसिटी बताइए 4 गुना करनी पड़ेगी, तीव्रता या इंटेंसिटी 4 गुना। तो अभी हमें समझ में आया कि हम ये वाला दर्पण लेने वाले हैं, हम ये वाला मिरर लेने वाले हैं। लेकिन अब ये मिरर लिया हमने, और हमारे पास एक और समस्या आई जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। इन दोनों में से कौन सा बेटर मिरर है, यही बेटर मिरर है। समझ रहे हो क्या, याद करना है अपने को, ये बेटर मिरर आ रहा है। और इसमें आपसे कोई पूछे इंटेंसिटी या तीव्रता के लिए कुछ पूछ ले, तो इंटेंसिटी या तीव्रता अपर्चर के प्रोपोर्शनल होगी। जितना बड़ा अपर्चर, जितना बड़ा द्वारक, उतनी बड़ी हो जाएगी। और दूसरा, आप इसमें मतलब ये जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर लिख सकते हो, रेडियस या त्रिज्या का स्क्वायर। सब समझ में आ जाएगा, गुस्सा मत करो, सब समझ में आ जाएगा। शुद्ध हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, सब समझ में आएगा। तो आपको याद करना है इंटेंसिटी या तीव्रता, अपर्चर जिसका ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता ज़्यादा, और एरिया के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थे। एरिया में खुद क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। अब हम लेना तो चाहते हैं बड़ा मिरर,
लेकिन आप इसमें मेरे को ये बताइए, अगर आप बड़ा मिरर लेंगे तो इधर आप फटाफट एक प्रॉपर्टी बनाइए। ये कोई भी मिरर है, ये कोई भी दर्पण है, इसमें ये हमने बनाई है प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पे जो भी समांतर सरल रेखा आएगी, जो भी पैरेलल लाइन आएगी, बताइए एक सेंटर दिखेगा, एक सेंटर होगा, और सेंटर से जो भी लाइन खींचेंगे वही इस पर नॉर्मल या अभिलंब का काम करेगा। समझ रहे हो? सेंटर से लाइन, क्योंकि यही तो त्रिज्या है, ये तो रेडियस है, तो रेडियस ही तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से जो प्रकाश है वो टकराने के बाद इधर आएगा, आई और आर को क्या बना रहा होगा, बराबर। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट को हम आज से कहने वाले हैं फोकस। कोई बोले क्या है फोकस? तो फोकस मतलब एक पैरेलल लाइन आएगी, समांतर सरल रेखा आएगी, और वो जिस पॉइंट से गुजर रही है प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को क्या कहना है, हमें फोकस कहना है। चाहे दर्पण कैसा भी हो, चाहे मिरर कैसा भी हो, कंफ्यूज नहीं होने का। इसमें आप दूसरे तरीके का दर्पण बनाते तब भी यही सब बातें ट्रू होती। ये तो कॉनकेव था, मान लीजिए कॉन्वेक्स भी आप बनाते तो इस पर भी इस तरीके से मान लीजिए सरल रेखा आई होती है ना, ये पैरेलल लाइन आई हुई है। इस बार इसका सेंटर किधर होता, ये सेंटर समझ में आना चाहिए। ये रहा सर्कल, इधर होगा सर सेंटर, और जिधर सेंटर से जोड़ने वाली लाइन उसको नॉर्मल कहते हैं, उसी को अभिलंब कहते हैं। यही है नॉर्मल, यही है अभिलंब। तो इस बार ये किधर चली जाएगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी, और ये बाहर निकलेगी इस तरीके से। ये बाहर निकलेगी तो इसको अगर पीछे अपन मिलाएं तो इस बार फोकस मिलेगा। फोकस तो हमेशा वहीं पे मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में नहीं गुजर रही, वहाँ से रियलिटी में नहीं गुजर रही, बाकी होगा यही। समझ रहे हो? तो फोकस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ से एक और पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, सारा ज्ञान ले लीजिए। बताइए, ये बताइए यहाँ पे किसने किरणों को फैला दिया, किसने किरणों को फैला दिया? आई तो रेस दोनों में ऐसी थी, इसमें तो दूसरी रे आती यहाँ से, क्योंकि मेरे को इसमें डेरिवेशन कराना है, नीचे बना नहीं रहा हूँ, नीचे वाली भी रे आती इधर, तो वो भी यहीं से गुजर जाती। तो ये तो सारी रे को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है। ये सारी जितनी भी रेज आ रही है उनको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। समझ, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करना मतलब एक ही पॉइंट पे, उसको अभिसारी कहते हैं। आपके हिंदी में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का। और मेरे को तो याद नहीं होता था, अभी केंद्र की तरफ, तो मैंने अभी ऐसे याद कर लिया। अभी केंद्र की तरफ, ये भी केंद्र की तरफ, ऐसे तुम भी कोई घटिया तरीके बना सकते हो। बाकी इंग्लिश हिंदी लोगों को आती है, ऐसा बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ट हो जाना एक ही पॉइंट पे। डाइवर्जिंग फैल जाना, ये फैल रही है शायद, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा। डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग को क्या बोलोगे, अपसारी। ये सब मैं एक ही बार बता रहा हूँ, आगे फिर मैं गजनी बन जाऊँगा। ये अपसारी अभिसारी में वैसे तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। अब अभिसारी अभिकेंद्रीय, केंद्र पर मिलने वाली। लेकिन यहीं पे मैं कुछ और ज्ञान देना चाहूँगा। पावर पढ़ेंगे वैसे तो अपन। ये सारी लाइट एक ही जगह पे आ गई ना, तो इसकी पावर बढ़ गई, इसकी पावर पॉजिटिव होगी भैया। इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव, तीव्रता बढ़नी गई क्या, मतलब पावर इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव हो पॉजिटिव। ये पावर को और कम कर देगा, रेस को और दूर कर दिया इसने, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी शक्ति या पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ताकि आगे सवाल बिना फॉर्मूले के करेंगे अपन, कि उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ ज़रूरत नहीं है माइनस की। आप पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो सीख लो आप, कि भैया कन्वर्ज कर दिया एक ही पॉइंट पे आगे, पावर इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है। और डाइवर्ज कर दिया, दूर चली गई, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब फॉर्मूले में प्लस आएगा माइनस आएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। प्लस माइनस मैं खुद लगाया करूँगा, केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड, उससे हो जाएगा सब काम। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी इससे पहले क्या बताया था मैंने, कि बड़ा अपर्चर ले लिया था अपन ने, तीव्रता 4 गुनी हो गई थी। लेकिन उससे क्या होगा अभी आप देख लो। यहाँ पे आप फटाफट ये जो आपने निकाय बनाया है, इसमें एक मैथ्स बता दो। इसमें आर बताओ, रेडियस, इसी में रेडियस आर कहाँ से, ये सेंटर है, ये वाली कुल दूरी, ये वाली टोटल डिस्टेंस आर होगी कि नहीं होगी, उसी गोले से तो काटा गया ना, तो टोटल डिस्टेंस आर होगी। आपके पास अलग कलर हो तो ठीक है, वरना ऐसे ही मैंने तो दर्शा दिया, ये आर हो जाएगी। और कोई आर दिख रहा है क्या, और कोई आर दिख रहा है क्या, ये भी आर हो जाएगा, सेंटर से इसको जोड़ा गया। तो ये सीधी तो नहीं बनी है आजकल,
ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ से एक लंब गिरा दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ऐसे यहाँ से एक लंब गिरा दिया, इधर से एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर एक लंब गिराया हुआ है। बताइए ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल भी मेरे को थीटा दिख रहा है। तो सर कैसे दिख रहा है? जेड दिख रहा है मेरे को, जेड एक दिख रहा है, जेड दिखता है तो गणित वाले मास्टर बोलते हैं कि कोण सेम कर लो, एंगल सेम कर लो, सेम आ गया क्या। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, इनके तीनों कोण एक तो सेम है, ये 90 है 90 है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो फिर ये वाले एंगल को तो बराबर होना ही पड़ेगा जितना भी हो, ऐसे 90 माइनस थीटा होगा, बट जरूरत नहीं है। और लेकिन इनकी एक साइड कॉमन है, इसलिए कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हो गए, मतलब बिल्कुल एक जैसे, इनकी साइड्स भी बिल्कुल एक जैसी होंगी, इनके एंगल, अगर एंगल सेम होते तो केवल रेशियो सेम होता, जैसे 60-60-60 है तो 3-3-3 भी हो सकती है, 4-4-4 भी हो सकती है, 5-5-5 भी हो सकती है, लेकिन इनकी एक भुजा भी तो सेम है, मतलब अगर एक साइड अगर सेम है तो सारी साइड की लंबाई भी क्या होनी पड़ेगी, सेम। इसका मतलब ये टोटल लंबाई कितनी थी, आर। इसका मतलब मैं बोलने वाला हूँ क्या, कि ये आधी भी कितनी, r/2, वो आधी भी कितनी, r/2 होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल्स हैं। और यहाँ से मेरे को घटक लेके, कंपोनेंट लेके, अगर आप मेरे को ये वाली दूरी बता दे, केवल ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये r/2, तो इसको जिसने r/2 cos थीटा, कल भी मैंने बोला था आप तुरंत डॉक्टर बन जाओगे। हमेशा घटक हाइपोटेन्यूज का लेते हैं, कर्ण का लेते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये है कर्ण, तो इसका घटक ये होगा, इसका घटक ये नहीं होगा, इसका कंपोनेंट ये होगा, समझ रहे हो गया। तो इसलिए इसको अगर मैं मानता, इस गुलाबी को L मानता मैं, तो L cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, r/2, तो फिर गुलाबी की वैल्यू कितनी हो गई, r/2 cos थीटा, r/2 cos थीटा। ये दूरी कितनी है, r/2 cos थीटा। ये पूरी दूरी कितनी थी, r थी। तो बताइए ये पोल था, पोल से ही दूरी निकालते हैं, मतलब पोल को तो मूल बिंदु मानते हो सर आप, तो फिर फोकस की दूरी कितनी आ गई, ये बची हुई, कितनी आ गई बची हुई दूरी, r माइनस r/2 cos थीटा। इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये ट्रू रिजल्ट है, हमेशा के लिए ट्रू है ये, हमेशा के लिए। तो आप ये फटाफट बना लें और इसके नीचे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेंगे अपन कि ये f माना था, ये f मतलब निर्देशांक, ये कुछ पॉइंट है, तो 0 और f, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, r में से r/2 cos थीटा नीचे है, याद रखें। तो फिर मेरे पास फोकस की दूरी वो आ रही है r माइनस r/2 cos थीटा। ये सब क्यों, ये तुम्हें कभी कोई ज्ञान मांगे ना तब ये सब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ रटवाना नहीं है और आपको ऑप्टिक्स समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि हमने एक गोले को लिया, फिर उसे काटने लगे, फिर क्या क्या समस्याएं आई और कैसे ऑप्टिक्स बन गई। तो ये अपने पास f का मान आ गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा पालन करेगा, ऑलवेज वैलिड है, r माइनस r/2 cos थीटा, ठीक है। तो बताओ ये सब अगर आपने लिख लिया, तो इससे पहले हमने दर्पण कैसा लिया था, ऐसा मिरर चाहिए जिस पे ज़्यादा प्रकाश आए, ज़्यादा लाइट आए, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब उसका तीव्रता क्या होनी चाहिए थी, मतलब इसकी ज़्यादा, और इसलिए हमने कौन सा मिरर लिया था, बड़ा द्वारक वाला, बड़ा अपर्चर वाला। लेकिन अब बताओ मेरे को, अगर बड़ा मिरर आपने लिया, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। अब आप ये बताइए, इस फॉर्मूले में ये रहा वही बड़ा दर्पण ले लिया अपन ने, बड़ा मिरर ले लिया, यहाँ पे दो किरणें आती हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में आई, इसको बोलेंगे पैरेक्सियल या पराक्षी, ठीक है, पैरेक्सियल पराक्षी हिंदी में लगता, और जो बहुत दूर मार्जिनल या सीमांत, मार्जिनल या सीमांत, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा के देख लो और आपने पढ़ा हुआ है, बस आप क्या गजनी हो गए, आपको याद नहीं है, जो f है ना, f का फॉर्मूला आता है r/2, किसी भी बुक, और लोग बाग ऐसे ही लिखवा देते हैं r/2, लेकिन हमने f का फॉर्मूला कितना निकाला सर f का फॉर्मूला है r माइनस r/2 cos थीटा। बताइए इसमें क्या करूं कि ये फॉर्मूला r/2 आ जाए, सर थीटा को 0 मान लो, थीटा को कितना मान लो, 0, वो तो सर पैरेक्सियल में होता है, थीटा 0 या स्मॉल, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल किरणें। थीटा मतलब अभिलंब से कोण, मतलब बहुत छोटे एंगल पे आ रही हो,
2 डिग्री 5 डिग्री, उसको भी 0 मान सकते हैं। तो पैरेक्शियल के लिए तो फोकल लेंथ कितनी होती है r/2, और अपनी पूरी ऑप्टिक्स में मैं f को कितना मानूंगा r/2। इसका मतलब हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो केवल किस रेज के लिए होंगी, पैरेक्शियल के लिए। अब इसके लिए ना थीटा लार्ज हो जाता है, थीटा बड़ा हो जाता है, और थीटा बड़ा हो जाएगा तो फिर थीटा पे डिपेंड कर जाएगा, आंसर अलग अलग आने लग जाएगा। समझ रहे हो गया? अपनी फिजिक्स किसके लिए चलेगी, पैरेक्शियल के लिए, क्योंकि मैं f की वैल्यू r/2 ही लिखूंगा डायरेक्टली। इसका मतलब थीटा को मैं कितना मानूंगा 0। अभी सुनो, ये तो एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ, ये दोनों दूरियां, अब ये तो कितनी आई r/2 आई, इसमें कोई एक वैल्यू डाल के देख लो। 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, 1/2 ऊपर चला, r - 60 0 आ गया क्या? 0 का मतलब r/2 से छोटा आ गया क्या? यानी मार्जिनल के लिए f हमेशा r/2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। मार्जिनल के लिए कोई एक वैल्यू डाल के देख लो, बढ़ेगी, जो एक पे आ रहा होगा वही आगे पे भी आएगा। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये बोल रहा हूं, यहीं पे चित्र बनाते चलना। ये पैरेलल किरण आई और ऐसे चली गई। ये f है किसका, पैरेक्शियल का, ये f है किसका, पैरेक्शियल का। और मार्जिनल किरणें, जो दूर से किरणें आई, वो भी आके गिरेंगी, लेकिन r/2 पे नहीं जाएंगी वो, अब क्योंकि आंसर ही अलग अलग है। तो वो कहाँ से जाएंगी, वो r/2 से कम से जाएंगी, तो वो भाई वो चली गई इधर से, ऐसे चली गई। और ये क्या हो जाएगा, f किसका, मार्जिनल का। 2 अलग अलग फोकस नहीं होते दर्पण में। अगर मिरर में 2 अलग अलग फोकस है ना, तो इसको डिफेक्ट कहते हैं अपन। इसको कहेंगे स्फेरिकल एब्रेशन या गोलीय विपथन। समझ रहे हो क्या? स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब इमेज धुंधली बनेगी, है ना, इधर उधर जा रही है रेस सारी, एक पॉइंट पे नहीं आ रही है। तो ये दोष है, ये डिफेक्ट है। ये क्यों आया? क्योंकि अपन तो पढ़ रहे हैं पास वाली के लिए, लेकिन ऐसा थोड़ा ना दर्पण रखा तो ये बोलेंगे अरे पास वाली गिरना केवल इस पे, दूर वाली मत गिरना वरना धुंधली बन जाएगी, तो सारी गिरेंगी। तो ये डिफेक्ट है, ये एक दोष है। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ, उसे याद कर लेना सब। तो ये जो आया है, और यहाँ पे एक एक चीज़ समझाई हुई है, सब समझ में आ जाएगा आपको। अलग अलग फोकस आ गए, नहीं होते अलग अलग फोकस, अलग अलग फोकस है तो वो मिरर सही से आपने बनाया नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बोल देना, इसी को हम क्या कहेंगे, दोष या डिफेक्ट, डिफेक्ट या दोष। थ्योरी चलेगी आज, वो आ जाएगी तो सब पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यों अलग अलग फोकस आए, फॉर्मूला दिख रहा है। और फोकस की परिभाषा कोई पूछे, फोकस तो वही है, पैरेलल लाइन आके कहाँ से गई वही फोकस है, लेकिन वो पॉइंट एक आना चाहिए था और वो एक नहीं आया, इसलिए दोष आ गया। इस दोष को आपको भैया हिंदी में क्या लिखना है, गोलीय विपथन, और अंग्रेजी में तो स्फेरिकल एब्रेशन। अरे क्रोमेटिक एब्रेशन भी होता है। एब्रेशन शब्द जहाँ पे भी आए, एब्रेशन का मतलब ही यही है कि फोकस चेंज हो गए। एब्रेशन या ये विपथन जहाँ पे भी आए, उसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा फोकस मिलने लग गए। अभी मैंने बोल दिया कि ये क्या बोलते हैं इसे, कलर का विपथन आ गया, क्रोमेटिक एब्रेशन आ गया, या वर्ण का विपथन आ गया। इसका मतलब अलग अलग कलर डालने पर लाइट अलग अलग फोकस से जा रही है, तो फिर उसको क्या कह दूंगा मैं, कलर वाला डिफेक्ट कह दूंगा, वर्ण विपथन या क्रोमेटिक एब्रेशन कह देंगे। तो आपको विपथन मतलब फोकस अलग अलग मिल रहे हैं, और क्यों मिल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। अब ये बताओ कि ये जो एब्रेशन आ गया ना अपने पास, ये जो दोष आ गया, इसको हटाना है अपने को। तो अपनी कंडीशन क्या थी, आप याद रखो, हम मिरर बड़े से बड़ा चाहते थे। बड़े से बड़ा क्यों चाहते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए। लेकिन अगर सर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आएगी तो पास वाली लाइट भी आएगी और दूर वाली लाइट भी आएगी। तो फिर अब हम चकरा गए कि बड़ा मिरर लेते हैं तो यार धुंधली बन जाती है, और छोटा मिरर लेते हैं तो जो इमेज बनती है वो वैसी छोटी, मतलब धुंधली सी बनेगी, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी कम रहेगी, तीव्रता कम रहेगी। तो इसलिए इस डिफेक्ट को हटाने के लिए, इस डिफेक्ट को हटाया जाएगा, इस डिफेक्ट को रिमूव किया जाएगा, इस डिफेक्ट को हटाया जाएगा। और रिमूव या हटाने के लिए एक तो तुम कॉमन सेंस लगाओ कि या तो सर कुछ ऐसा कर दो कि पैरेक्सियल और मार्जिनल में से केवल एक ही किरणें आ पाए। अगर एक ही आएंगी तो फिर काम हो जाएगा, और या फिर मैथ्स आनी चाहिए आपको। तो मैथ्स तो आपको आती है, इसीलिए आप इस्तेमाल करेंगे पैराबोलिक मिरर या परवलय दर्पण। परवलय दर्पण, ये जो पैराबोला होता है ना, पैराबोला इस तरीके का होता है, और पैराबोला पे लोगों ने प्रकाश डाला
पैराबोला पे। अभी अपन तो वृत्त पढ़ रहे थे, स्फीयर पढ़ रहे थे, गोला पढ़ रहे थे। पैराबोला पे तुम अगर इसमें डालते हो ना फोकस डायरेक्टली, वो सब पढ़ाते भी है मैथ्स में और तुम्हें पढ़ाया भी जाएगा अगर मैथ्स में जाओगे। यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन आएगी, कोई भी पैरेलल लाइन आए, कोई भी पैरेलल लाइन, वो हमेशा एक ही पॉइंट से गुजरती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एब्रेशन नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या? हमेशा एक ही पॉइंट, नीचे भी आएगी इधर, तो वो भी कहाँ से गुजर रही होगी? इसी पॉइंट से। तो पैराबोलिक या परवलय अगर आप ले लेते हो ना, तो सारा जितना भी, चाहे दूर की किरणें चाहे पास की किरणें, वो हमेशा कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से ही गुजरेंगी। तो हट गया दोष, डिफेक्ट हट गया, और एक आप अपनी कलाकारी से हटा सकते हो। तो पैराबोलिक मिरर से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? समझा देना भाई, दो फोकस हो रहे थे, एक ही फोकस चाहिए, एक ही फोकस चाहिए, पैराबोला का एक ही फोकस होता है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए या तो आप किसका इस्तेमाल करोगे भैया? पैराबोलिक मिरर्स का, और या फिर आप इस्तेमाल करोगे अवरोधक, अवरोधक या ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स, अवरोधक या ब्लॉकर का इस्तेमाल कर लो। ब्लॉकर का मतलब क्या है? देखो, दो अलग अलग किरणें हैं ना, पास वाली और दूर वाली। कुछ ऐसा करना कि केवल दूर वाली गिर पाए, या कुछ ऐसा करना कि पास वाली गिर पाए, तो फिर काम बन जाएगा। तो ऐसा भी तो कर सकते हो आप। आपसे कोई पूछे कि ये कैसे हटाओगे, तो आपन ने क्या किया, इधर सुनने का। आपन ने इसमें सबसे पहले, अब सारी थ्योरी का एंड होने वाला है, सबसे पहले हमने एक मिरर काटा, एक मिरर काटा, तो इसका अपर्चर हमने कितना लिया? x, क्योंकि इसका एरिया छोटा था, x छोटा था, इंटेंसिटी कम थी, जो प्रतिबिंब, जो इमेज बन रही थी ना, उतनी साफ नहीं दिख रही थी, इंटेंसिटी कम थी, धुंधली दिख रही थी। तो हमने ये बड़ा ले लिया भैया, आ जाओ बड़ा ले लेते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया? 2x कर दिया। यहाँ से इसकी इंटेंसिटी आई थी, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई थी? इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता 4i हो गई थी, लेकिन इसमें दोष आ गया। अगर इसमें दोष आया तो अब हमने क्या किया? इसके बीच में, इसके बीच में x दूरी का काला कलर कर दिया। फायदा, फायदा ही फायदा है। केवल अब दूर वाली किरणें ही आएंगी, केवल अब दूर वाली किरणें ही आएंगी, और दूर वाली मार्जिनल रेज आएंगी, तो वो सब एक ही पॉइंट से जाएंगी। लेकिन देख लीजिए एक बार कितना एरिया कम हुआ, क्योंकि ये कहानी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ानी थी ना अपने को। तो बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी? तो टोटल एरिया कितना था इसका? यहाँ पे इसका एरिया कितना था? इसका एरिया था पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे इसका एरिया कितना था? पाई एक्स स्क्वायर था, तो मतलब 4i तो हो ही रही थी यहाँ पे। ये इसको क्या लिख दिया था? 4i लिख दिया था। ये आधी दूरी x/2 हो जाती, x/2 हो जाती, x/2 हो जाती, तो ये वाला एरिया कितना हो जाता? पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी ये वापस से i हो जाती क्या? तो 4i टोटल थी, उसमें से i हटा दी, तो अब आपको तीव्रता या इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 3i। तो आप बोलोगे सर पहले इंटेंसिटी ज़्यादा थी, अब कम क्यों हो गई? कम तो हुई, लेकिन ये डिफेक्ट नहीं रहा ना अब इसमें। तो अब i से हम कहाँ तक आ गए? 3i तक आ गए। क्या इंटेंसिटी बढ़ गई? बढ़ गई। क्या डिफेक्ट रहा? डिफेक्ट भी नहीं रहा। तो दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है। इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, डिफेक्ट या दोष वो भी गायब हो चुका है। तो या तो परवलय या तो पैराबोलिक का इस्तेमाल कीजिए, और या फिर आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं गोलीय का, स्फेरिकल का, तो बीच में ब्लॉकर लगा सकते हैं आप ब्लॉकर लगा सकते हैं, इससे ब्लॉक हो जाएगी ये। तो टोटल समझ में आ जाना चाहिए। टोटल एरिया कितना था? पाई इंटू ये जो भी आ रहा था यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर, और आधी ये दूरी कितनी हो जाती है? x/2, x/2 का पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, इसी को तो i माना था अपन ने। टोटल इंटेंसिटी, टोटल तीव्रता 4i आई थी, और अब कितनी हो गई? 4i में से i माइनस कर दो, 3i हो गई। इंटेंसिटी बढ़ानी क्यों थी? ब्राइट इमेज चाहिए भैया, चमकीली प्रतिबिंब चाहिए अपने को, डिफेक्ट हटाना था, इसलिए ब्लॉक का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब सभी तरीके की समस्याएं दूर हो चुकी हैं, इसलिए अब आगे पढ़ा जाएगा इसे। तो इस स्फेरिकल मिरर में याद करना है अपने को जो जो बताया गया है, और इससे तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ये दोष वाले क्वेश्चन, डिफेक्ट वाले क्वेश्चन वो आ जाने चाहिए। एरिया पाई इंटू रेडियस, रेडियस देख लेना यार, ये 2x है तो रेडियस x ही तो होगी, तो पाई एक्स स्क्वायर, और ये x है तो आधा कितना हो जाएगा? x/2। x/2 में मैथ लगा देना, ये नहीं कि इसका x कर दिया तो आधा कर दिया एरिया, कि यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर है, इसका पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 कर दिया, वो सब मत करना।
तो मैथ से उसी हिसाब से चलना, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें तुम्हें एक और पॉइंट याद करना है, जो मिरर्स होते हैं ना, लेंस नहीं मिरर की बात चल रही है सारी मिरर की। मिरर में अगर तुम अलग अलग लाइट डालते हो, अलग अलग रंग की लाइट, रेड लाइट डाली, वॉयलेट लाइट डाली, है ना, बैगनी लाइट डाली, अलग अलग लाइट डालोगे, वो सारी लाइट एक ही पॉइंट से गुजरेगी, एक ही पॉइंट से गुजरेगी। इसका मतलब कलर के कारण एब्रेशन नहीं है, रंग के कारण कोई भी दोष नहीं आएगा। मिरर की बात चल रही है, लेंस में आएगा, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे वापस से बना लो, ये सब पॉइंट्स बनाते चलो। ये वापस से इस तरीके का एक मिरर है, और इस मिरर में ये दर्शा दीजिए कि सबसे पहले आया लाल, और ये जो लाल आया, ये लाल कहाँ से गुजरा? इस पॉइंट से। फिर आया पीला, ये आया पीला, आपके पास नहीं हो तो उसी से पीला पीला लिख लेना। तो ये पीला है, ये पीला भी कहाँ से गुजरा? यहीं से। इसका मतलब लिख लेंगे फॉर ऑल कलर्स F इज सेम, सभी रंगों के लिए F समान है, सभी रंगों के लिए F समान है। नो क्रोमैटिक एब्रेशन, आपसे पूछेगा वर्ण विपतन। ठीक है, विपतन का मतलब फोकस अलग अलग है कि नहीं है, तो वर्ण विपतन नहीं होगा यहाँ पे। तो मिरर में वर्ण विपतन या कलर का एब्रेशन नहीं होगा भैया। सारे कलर, जितने भी कलर आएंगे कहाँ से जाएंगे? एक ही फोकस से, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले हैं। एब्रेशन आएगा तो फिर एब्रेशन का करेक्शन किया जाएगा, दोष आएगा तो दोष का करेक्शन किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, आगे देख लेंगे अपन। तो ये आपको इसमें समझ में आना चाहिए। समझने वाली बात, कंफ्यूज आपको छोटे आर बड़े आर में कर सकते हैं। छोटा आर मतलब कितना बड़ा है, छोटे आर का मतलब साइज़ कितना बड़ा है, और बड़े आर का मतलब कितना घुमा हुआ है, कितना घुमा हुआ है, वो उससे आप समझ लेना। चलिए इसके बाद 1 2 का 4 4 2 का 1, वो अभी करने का समय आया नहीं है। अभी आप क्या करो, इसमें मिरर आ गया, मिरर आ गया, मिरर आ गया, कॉन्वेक्स कॉनकेव। इसके बाद आप क्या करो, आप मिरर फॉर्मूला लिख लो फटाफट। ठीक है, इस मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे अपन लॉजिक से कर लेंगे सवाल, लेकिन कुछ लोगों को लॉजिक कॉमन सेंस समझ में नहीं आएगा तो वो फॉर्मूला लगा देना। तो आप अभी क्या करो, अभी आप लिख लीजिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला वो आप लिख लीजिए। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूले का चाहो तो डेरिवेशन भी कर सकते हो। और एक फटाफट एक लाइन देख लो आप, इसमें ये बनाओ, एक मिरर बनाओ, और मिरर में जो जो बोला जा रहा है, ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इससे सवाल में कभी कोई डाउट नहीं आएगा ऑप्टिक्स के सवाल में। ये जो एक्सिस है, ये जो अक्ष है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहीं कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, और ये क्या होगा, पोल होगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप मान सकते हो, इधर कुछ ऑब्जेक्ट मान लो, इधर ओ ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी, किरण, किरण निकलेगी, इधर ऐसे निकली किरण, और किरण ऐसे निकलेगी तो ऐसे आपको ये सेंटर दिखेगा, सेंटर या केंद्र को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब या नॉर्मल। तो ऐसे टकरा के इधर आ जाएगी, ऐसे टकराएगी, आई और आर तो बराबर होता है ना। तो ये एंगल दोनों कोण थीटा थीटा, इसको इमेज कह देना। इमेज क्यों कह दिया सर? क्योंकि एक रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती तो वो वापस से इधर आती, तो क्या दो लाइट यहाँ पे मिल रही हैं, जहाँ दो किरणें मिलें वहीं पे किरण हो जाएगा, इमेज हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? ये इमेज बन गई, ये आ जाएगी इसकी इमेज। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद ये एक पॉइंट है, अगर गिरा यहाँ पे एक लंब गिरा दिया, परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये पॉइंट एन मान लो, ये पॉइंट एन, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, पी तो वहाँ था, ये कौन सा पॉइंट मानूँ, बोलो क्या बाकी रह गया, एम मान लो, एम। ठीक है, ये एम और पी कहाँ होंगे, ये एम और पी दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे? पूरी फिजिक्स में ये पास पास होंगे। अपन पैरेक्शियल रेस की बात कर रहे हैं, बड़े कितना दूर दिखा दिया हो। ये पी और एम कहाँ हैं?
बिल्कुल पास पास। पैरेक्शियल के लिए तो है, पैरेक्शियल एफ को r/2 लिखेंगे अपन हर क्वेश्चन में। तो अभी अभी तो ज्ञान फैला था भैया, एफ r/2 पैरेक्शियल, ये कहाँ होगा m? बिल्कुल नीचे होगा। और ये बताओ, वापस से बताओ, अगर ये m बिल्कुल पास में, वो दिखाया दूर है, ये m यहीं पे था और यहाँ से एक तुमने नीचे लाइन गिराई, तो ये जो p और n आया है ना, ये p और n जीरो है। सर कैसे जीरो है? ये p और n की दूरी जीरो है, कैसे जीरो है? और जीरो ही तो है। ये देखिए, ये रहा दर्पण, ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट M, ये गिराया N, कितना है P और N? अरे P और N एक ही बिंदु है, क्योंकि पैरेक्शियल रेज है, वरना F = r/2 होगा नहीं ना। मैं तो चाहता था ना हो, लेकिन अब क्या करें, मानना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो पैरेक्शियल रेज का काम है, यहाँ पे जितने डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन केवल इसलिए करा रहा हूँ मैं, आपको कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए जो बोला जा रहा है और शुद्ध मातृभाषा हिंदी में बोला जा रहा है। तो P और N एक ही बिंदु हैं, P और N एक ही पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो तुम्हें आती होगी। अरे वो तो सबको आती है यार, वो तो देखिए, ये ऐसा है, ये है α1, ये है α2, तो ये कितना होगा 180 माइनस α1 α2, इसको होना पड़ेगा α1 प्लस α2, ताकि ये 180 माइनस α1 माइनस α2 इसमें जुड़ के 180 बनाए। तो ये बाहर का कोण किसके बराबर होता है? इन दोनों एंगल्स के बराबर होता है। चलिए, टाइम पास नहीं करना है, डेरिवेशन में कुछ टाइम पास नहीं करना है, 2 लाइनें लिख लेंगे। मेरे को बस ये पॉइंट समझाना था आपको कि ये सब पास पास होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल मान लो कुछ अल्फ़ा, ये एंगल मान लो बीटा, और ये एंगल मान लो गामा, गामा गामा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। बीटा की वैल्यू मेरे को दिख रही है थीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा बाहर वाला एंगल है, बीटा दिख रहा है थीटा प्लस अल्फ़ा के बराबर। प्यारा गामा, प्यारा गामा, प्यारा गामा, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें थीटा और बीटा, हाँ बड़ा वाला भी ले सकते थे, लेकिन हमें छोटे से ज़्यादा प्यार है, छोटे वाला ट्रायंगल ले लिया, थीटा और बीटा। गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगी। और इसमें आप क्या करो, माइनस कर दो फटाफट, और फॉर्मूला बन गया अपना, जिससे हम मिरर के सारे सवाल करने वाले हैं। कुछ डाउट है तो बोल दो। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से किरणें चारों तरफ गई, चारों तरफ छोड़ो, एक किरण इधर गई, उस किरण को बस ध्यान दो, सेंटर से जो भी लाइन गुजरेगी उसे नॉर्मल कहेंगे अपन, उसे अभिलंब कहेंगे, और टकरा के इधर आएगी, है ना। एरो एरो बना लो ताकि मज़ा आए। तो एरो इधर आ गई, और यहीं पे इमेज बनी। यहाँ पे इमेज क्यों बनी? क्योंकि दूसरी भी लाइन है, दूसरी रे किरण ऐसे गई, और ये किरण जो ऐसे गई है वो किरण ऐसे ही आ जाएगी। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं? यहीं पे मिल रही हैं। जहाँ मिली 2 किरण वहाँ बन गई इमेज, समझ रहे हो गया? तो ये इमेज बन गई अपने पास। इसको माइनस करो फटाफट, कुछ तो आ रहा होगा माइनस करने पे। तो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा इक्वस टू अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा। कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा, 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। आ जाएगा ना बीटा इधर, 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। और फटाफट लिखते चलो, फटाफट लिखते चलो। 2 tan बीटा, tan अल्फ़ा, tan गामा। ये क्या हो गया सर? ये होता है, छोटे एंगल में होता है ये सब, कि थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है जब ये स्मॉल हो। सर ये क्यों स्मॉल है? क्योंकि ये पैरेक्सियल है। सर ये क्यों पैरेक्सियल है? क्योंकि हमें F = r/2 इस्तेमाल करना है। तो आंसर आ चुका है tan बीटा, tan तो लंबटे आधार होता है, tan बीटा tan बीटा tan बीटा tan बीटा। अब tan बीटा निकालोगे तो ऊपर आएगा mn, mn, और नीचे क्या आएगा? nc, nc है ना। तो mn, mn को मैं लंब या परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, 2p परपेंडिकुलर या लंब। और बेस, बेस वैसे तो nc लिखना चाहिए था, nc नहीं pc लिखेंगे, क्योंकि n और p तो एक ही बिंदु है सर, n और p एक ही बिंदु है सर। क्या क्या कर रहे हो? ये एक है, एक बिंदु, कुछ नहीं कर सकते। n और p एक ही बिंदु है, तो नीचे pc आ जाएगा, pc नीचे आ गया 2p बटा pc बराबर tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा देख लो, tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा
tan अल्फा में भी परपेंडिकुलर तो वही P आ जाएगा और बेस आ जाएगा PO 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 PO। तो और आखिरी में क्या बाकी है? आखिरी में बाकी है tan गामा। गामा गामा वही ऊपर परपेंडिकुलर और PI। आज से यहाँ से तुम्हें 3 चिन्ह दिखेंगे, वो याद करना है। जो भी ऑब्जेक्ट की दूरी आएगी पोल से उसको आज से हम बोलेंगे U, अंग्रेजी वाला U। और जो भी इमेज की दूरी आएगी उसी पोल से उसको V। और सेंटर तक की दूरी तो R थी ही, PC की वैल्यू R नहीं थी क्या? PC की वैल्यू R। बस इंतजार किसका? ये सारे P तो स्वाहा हो गए। 2/R 1/U PO ऑब्जेक्ट U 1/V। क्या 2/R को 1/F लिख सकते हैं? अब ये सारी कहानी तभी हुई जब F को R/2 लिखा, जब छोटा एंगल था। तो ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास 1/V 1/U 1/F, ये केवल किसके लिए है? ये केवल है भैया पैरेक्सियल के लिए। पैरेक्सियल का मतलब पहली क्लास में भी बताया है मैंने और मैं फिर से बता देता हूँ। पैरेक्सियल का मतलब ये है, ये रहा दर्पण, ये रहा मिरर। इस पे या तो लाइट बहुत ही पास से आए, मतलब ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या रहे? स्मॉल रहे। और हो सकता है किसी कोण पे आ जाए, चलेगा, बट ये एंगल भी क्या होना चाहिए? स्मॉल। इन्हीं को हम पराक्षी या पैरेक्सियल कहेंगे। केवल जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपनी फिजिक्स नहीं लगती है, उसमें हाथों हाथ तुम्हें खुद फॉर्मूला निकालना पड़ता है जेई एडवांस में। बाकी जेई मेंस और नीट में तो जो अपन फॉर्मूला बता रहे हैं उससे हो जाएगा। उसमें तो बोलेगा मार्जिनल रेज आ रही हैं, इसका मतलब खुद ही न्यूटन बनना है, खुद ही सब निकालना है और सवाल सॉल्व करना है। जेई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है, इसलिए वो उसी समय बस प्रैक्टिस कर लो कि उस समय जेई एडवांस अपन देने जाएँ तो हो जाए काम। तो अभी ये याद करना है 1/V 1/U 1/F। और ये फॉर्मूला पहली बात तो तुम्हें कभी लगाना नहीं है, ठीक है? जो सवाल इस फॉर्मूले से हो रहा होगा वो और दूसरे तरीके से कर देंगे। फिर भी अगर तुम लगाना चाहो तो ऐसे ना लगा के, इसमें बहुत सारे पॉइंट याद रखने। एक तो पैरेक्सियल रेज तो है ही, और यूज साइन, चिन्ह के साथ। चिन्ह कैसा? चिन्ह कैसा? ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज निकलेंगी और जिधर ऑब्जेक्ट की रेज जा रही हैं वो वाली डायरेक्शन प्लस है। ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज निकलेंगी, है ना? तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी वो है काम की रेज, जिधर गई काम की रेज वो है पॉजिटिव भैया, समझ रहे होगे? तो और दूसरी वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। इसमें तुम ये बता दो मेरे को 1/V की वैल्यू 1/F माइनस 1/U, क्योंकि V तो निकालना पड़ेगा ना, इमेज कहाँ पे बनी, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है? एलसीएम कितना आएगा? UF आ जाएगा, और वो उल्टा हो जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, मतलब नीचे क्या जाएगा? U माइनस एफ आ जाएगा ना, U माइनस एफ। तो तुम भाई अगर याद ही करना है, पहली बात तो वो फॉर्मूला याद मत करो, याद कर रहे हो तो ये याद करो UF/U माइनस एफ। मिरर फॉर्मूला है, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? UF/U माइनस एफ। सब चीज़ साइन के साथ है, विद साइन विद साइन विद साइन विद साइन विद साइन विद साइन, साइन के साथ है, ये चिन्ह के साथ है। UF/U माइनस एफ, ये अपने पास मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। फिर इसमें एक हम डिफाइन करेंगे भाई राशि मैग्निफिकेशन, आवर्धन, है ना? मैग्निफिकेशन एक मैंने आपको वेव थ्योरी भी पढ़ाई थी, आपके खुशनसीब हो आपको वेव थ्योरी पढ़ाई थी। उसमें एक शब्द आया था ट्रांसफर्स, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब जो तरंग है ना, जो वेव है उसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे ये जो है ना, इसको आप अनुप्रस्थ आवर्धन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही लिखोगे। इसको आप क्या लिखोगे? ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब वही था जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। वहाँ पे तरंग के लंबवत था, पार्टी जैसे रस्सी में आपने रस्सी को छेड़ा तो रस्सी छेड़ के तो ऊपर नीचे ना ची, लेकिन ऊर्जा कहाँ गई, एनर्जी कहाँ गई? आगे। एनर्जी को ही तरंग कहते हैं। एनर्जी जा रही है आगे, ऊर्जा जा रही है आगे, लेकिन कण किधर जा रहा है? ऊपर। क्या दोनों लंबवत है? क्या दोनों परपेंडिकुलर है? वही यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कैसे थी? प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से है और ऑब्जेक्ट भैया ऐसे है,
तो कौन सा मैग्नीफिकेशन है, ये जो आपको बताया हुआ है, कौन सा बताया हुआ है, ट्रांसफर्स बताया हुआ है। उसको अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में कुछ भी बोल दूँ, हिंदी में भैया भूल को माफ़ किया जाए, वैसे सही लिखा है अनुप्रस्थ, ठीक है। इसी को लीनियर, रेखीय या लेटरल भी कह सकते हो, आप लिख लेना भैया सारे नाम, ये लीनियर या लेटरल हिंदी में भी आपको लिखवा दिए जाएंगे। लीनियर तो रेखीय है ही, और लेटरल का मतलब पार्श्व, पार्श्व, जो भी आप इसे बोलो। ये लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर में हुआ था, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, ये वही करेगा, ये वही करेगा, सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा, समझ रहे हो गया। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है ना, इसका तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका भी वैसे तो सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ है, लेकिन प्रूफ ही करते रहोगे तो समय है नहीं अपने पास सारे प्रूफ करें। आप ये फॉर्मूला याद करो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके माइनस प्लस में लोगों से बहुत गलतियाँ होती हैं। आप सवाल पहले सोचेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप फॉर्मूला लगा के, कॉन्फिडेंस के लिए आप लगाओ फॉर्मूले ताकि आपको आ जाएं, सोचने से सवाल आ जाएंगे। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, सब चीज़ें चिन्ह के साथ हैं, ये विद साइन, विद साइन है, v और u ये विद साइन है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, वो ठीक है, वो आपको हाइट ही लिखनी है। सुनने का ये आवर्धन या मैग्नीफिकेशन का ना मतलब समझने का। इसके बाद एक तो आएगा साइन, एक तो आएगा चिन्ह, और एक इसके पास आएगा संख्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण, मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड आपको साइज के बारे में बताएगा, आकार के बारे में बताएगा, इमेज की। मैग्नीफिकेशन आया 10, तो इमेज की जो साइज है वो कितनी कर दो, 10 गुनी। आप मतलब समझिए उसका। और ऐसा भी हो सकता है बिंदु हो, पॉइंट हो, तो पॉइंट ही बनेगा, लेकिन फिर वो दूरी हो जाएगी, दूरी। ये दो चीज़ें बताएगा आपको, आप इसका मतलब समझिए। ये मैग्नीफिकेशन जो है, ये मैग्नीट्यूड, ये साइज बताएगा, है ना, या तो आकार बताएगा या तो डिस्टेंस बताएगा इमेज का। इमेज की स्पेलिंग बहुत ही सही है। चलिए, तो इसका मतलब अगर m की वैल्यू 10 है तो 10 गुना दूरी पर, ऑब्जेक्ट से 10 गुना दूरी पर, और अगर हाइट है तो 10 गुना आकार की, 10 गुना साइज की। समझ रहे हो गया। जैसे मैंने u की वैल्यू दे दी 10, u की वैल्यू 10, u मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 10 पे रखा हुआ है। अब मैंने बोला मैग्नीफिकेशन 2 है, 2 का मतलब या तो 2 गुनी साइज की बनेगी, 2 गुनी साइज की बनेगी, वो साइज जो भी हो, और कितनी दूरी पर बनेगी, 20। और ये सारी दूरियां कहाँ से हैं, सारी दूरियां पोल से हैं। एक फॉर्मूला आएगा न्यूटन फॉर्मूला, मैं क्या है सारे सवाल उसी से करूँगा, और न्यूटन फॉर्मूले में दूरी आएगी फोकस से, उससे क्या ओरली सवाल हो जाएगा। मैं आपको तरीका बता दूंगा। अभी ये सारे वी यू जो दुनिया करती है वो कर रहे हैं अपन। ये सारे वी यू कहाँ से हैं, पोल से हैं, पोल मूल बिंदु है, 0,0। प्लस माइनस के लिए मैं अलग से बता दूंगा, ये समझ में आना चाहिए तो ऑप्टिक्स हो जाएगी। एम का मतलब क्या है, आकार कितने गुना है, साइज कितने गुना है, या दूरी। प्लस माइनस तो सीधा उल्टा बताएगा, साइन 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 साइन, साइन का बताएगा सीधा उल्टा। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, सीधा एक उल्टा है। इरेक्ट मतलब सीधा है कि ये उल्टी, तो उल्टी कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड। और उल्टी उल्टी करनी है तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें कुछ मैं चीज़ें याद दिलाऊंगा, उसमें एक बार उल्टा शब्द जरूर आना चाहिए, या तो उल्टा शब्द आ जाए, और अगर उल्टा शब्द नहीं आएगा तो माइनस लगा देना, बस ऑप्टिक्स इतनी सी है। या तो जो कथन बोलो, जो सेंटेंस बोलो, अंग्रेजी वाले बोल रहे हो तो अपोजिट शब्द आना चाहिए, हिंदी में बोल रहे हो तो उल्टा शब्द आना चाहिए, और अगर उल्टा या अपोजिट शब्द नहीं आया तो फिर माइनस लगा देना, बस इतनी ऑप्टिक्स है। अभी ये सब समझ लें। सीधे उल्टे का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें आ रहा है प्लस, अगर इसमें प्लस आ रहा है, सीधा माइनस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन समझ रहे हो गया। मैग्नीफिकेशन प्लस, प्लस मतलब सीधा है, माइनस मतलब उल्टा। अगर अब मैंने बोला मैग्नीफिकेशन है -5, माइनस का मतलब उल्टी बन जाएगी। उल्टी का मतलब क्या है, उल्टी का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज नीचे, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर। उल्टी का मतलब, इसका मतलब सीधे, और इसका मतलब भी सीधे, इसका मतलब उल्टा,
और इसका मतलब उल्टा। क्या बताया है सर, क्या बताया, मज़ा आ गया। तो ये तो आ गया भैया उल्टा सीधा, और मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको पता है ही। चलिए इसके बाद अब अपन जो है दो आप काम के पॉइंट्स लिखो। ये सारी भूमिका बन रही है यार, ऑप्टिक्स में मिरर के सवाल करने तो सब आनी चाहिए आपको चीज़ें। इसमें सबसे पहले आप ना ये आप बना लो, एक तो साइन कन्वेंशन लिखो, साइन कन्वेंशन या चिन्ह पद्धति। ये हिंदी देखिए क्या हिंदी है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में कुछ खास बात है नहीं, सबको बता दिया गया है ये कौन सा मिरर। एक तो पता लगा इतना सब पढ़ा दिया, तुम मिरर नहीं पहचान पा रहे हो। जहाँ दिखी गुफा वहाँ दिखा केव, केव मतलब कौन केव, बाकी कौन केव हिंदी इंग्लिश तो कर लोगे ना, अवतल होते हैं शायद इसको, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो यहीं से रे निकलेगी, यहाँ से रे निकल के ऐसे जाएगी, वो आगे जाती है नहीं जाती है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से निकली तो ये तो क्या आ जाएगी प्लस, और ये क्या आ जाएगी माइनस, प्लस ये क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, ठीक है। ये और बहुत सारे मैंने पॉइंट्स आपको पहली क्लास में बताए हैं। यहाँ से डाइवर्जिंग रे निकल रही है शायद, जब भी डाइवर्जिंग रे निकलेगी तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, इसको वास्तविकता में छू सकते हैं, दबा सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से निकल रही है ना। कन्वर्जिंग रेज भी आ सकती हैं। मान लीजिए इसमें ऐसा हो गया कि सर ये तो रहा प्यारा दर्पण, और कुछ ऐसा हुआ कि सर ऐसी आ रही है अपने पास रे, किरण, ये इंसिडेंट रे है, जहाँ मिली इंसिडेंट रे वही ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्शन इमेज के लिए, समझ रहे हो क्या। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट ये आगे जाके अगर कहीं मिलती, ये आगे जाके कहीं मिलती तो इधर ऑब्जेक्ट, बट ये जो दर्पण के इधर होता है, दर्पण के अंदर वो वर्चुअल है, वो वास्तविक है, मतलब उसे क्या बोलते हैं अपन, काल्पनिक है वो, काल्पनिक। इधर तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, है ना। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा वर्चुअल। लेकिन कहाँ आई रे, किधर से किधर जा रही है, काम की रे यहाँ से यहाँ जा रही है, अभी भी वही, वो आगे वाले तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। इसमें देखो मेरे को तो रटी हुई है नहीं चीज़ें, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप चीज़ें रट लो, जेई मेंस और नीट के लिए तो रट सकते हैं अपन। इसका फोकस किधर होगा, इसका फोकस और सेंटर किधर होगा, इसका फोकस सेंटर ये इधर मत बना देना, इधर किसी ने सी बनाया एफ बनाया, इधर पकड़ के धोऊंगा मैं, ऐसे घूमेगा नहीं ये। तो इसका सेंटर भी इधर, फोकस भी इधर, क्या वो दोनों माइनस में आ रहे हैं, क्या माइनस में आ रहे हैं। तो एफ की वैल्यू वो किस में आ जाएगी, -r/2। किसके लिए, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए। और बहुत सारे पॉइंट है यार। इसकी पावर पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, इसकी पावर पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, कैसे पता लगाते थे, कन्वर्जिंग, जिसमें कन्वर्जिंग आ जाएंगी रेज। तो इसमें अगर मिरर इस तरीके का हो जाता, फटाफट बना लेंगे। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर आया तो कॉन्वेक्स मिरर में इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब आने वाली एनर्जी, ऑब्जेक्ट से लाइट क्या एनर्जी है ना, जो एनर्जी की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट से ही आएगी एनर्जी, इमर्जिंग रेज। तो ये ऑब्जेक्ट से निकलेगी इधर, जहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया तो इधर जा रही है अगर, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसमें अपन ने प्लस माइनस हो ही गया है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आ जाएगा। इसके अलावा ऊपर नीचे के साइन कन्वेंशन, जो आपको ऊपर दिखेगा वो पॉजिटिव, और जो नीचे दिखेगा वो नेगेटिव आएगा। जो ऊपर दिखेगा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा वो क्या मानना पड़ेगा अपने को, नेगेटिव मानना पड़ेगा। चलिए इसके बाद इसी में पॉइंट्स, आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स पहले मैं बता देता हूँ, तो वापस से अपन इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में आखिरी जो पॉइंट मेरे को समझाना है आपको वो मैं बता देता हूँ। ये अपन ने इस तरीके से बनाया, क्या बनाया भैया, ये अपन ने मिरर बनाया है ना, और इस मिरर में अगर पैरेलल लाइन आएगी तो फोकस से चली जाएगी, मतलब इस मिरर का नेचर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। कन्वर्जिंग नेचर है तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, पावर इसकी याद रखनी कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर पॉजिटिव हो गई।
अब बताइए लेकिन साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन ये तो क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, ये है प्लस, ये क्या है माइनस। बोलिए एफ की वैल्यू सर -r/2 होगी। पावर का फॉर्मूला तो 1/f होगा, मैं खुद से उसके आगे माइनस लगाऊंगा क्योंकि पावर मेरे को पॉजिटिव बनानी है। बताइए अगर ये माइनस से माइनस तभी तो प्लस बनेगा ना, इसलिए आज से मिरर का पावर का फॉर्मूला कितना बोलेंगे आप? -1/f। ये पावर का फॉर्मूला है एयर में भैया, एयर में। और जो जो बोला जा रहा है समझ लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों माइनस आया, क्यों प्लस आया? पावर 1/f होती है, वो तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला अपन ने कि पावर और एफ p = 1/f आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्यों आएगा ये बता दिया आपको। ये कन्वर्जिंग था, यहाँ से जो भी लाइट आती वो इधर एक पॉइंट पे मिलती, कन्वर्ज हो रही है, पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब बढ़नी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। एफ नेगेटिव था, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एफ आप रखेंगे मीटर में तब ये पावर डायोप्टर में आएगी, इकाई है इसकी डी। और अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 100 कर देना भाई, लिखूँ या लिख लोगे? -100/f। कब? ये सेंटीमीटर में, समझ रहे हो गया? अभी बताओ दूसरे वाले लेंस था, ये कौन सा था? ये था कॉनकेव। कॉन्वेक्स की पावर नेगेटिव थी, कॉन्वेक्स की पावर नेगेटिव थी, उसका एफ ना पॉजिटिव था, तो एफ पॉजिटिव रखोगे अपने आप पावर नेगेटिव आ जाएगी। अगर कभी भी भूल रहे हो तो पावर का बेसिक याद रखो कि जहाँ पे कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं, रेज मिल रही हैं, पावर उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो पॉजिटिव बनाने के लिए अब पी और एफ तो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, p = 1/f। अब वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे तभी पावर पॉजिटिव होने वाली है। तो ये आपको पावर का फंडा भी हो जाएगा क्लियर। ये पावर किस में थी भैया? एयर में। आप प्लीज़ याद कर लेंगे, अगर आपको मीडियम में पावर दे रखी है, मतलब निकालने को बोली है, तो बुक्स में दिया नहीं रहता ये फॉर्मूला, आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मीडियम में मिरर की पावर कितनी हो जाएगी? -μ/f। समझ रहे हैं आप? एयर में और मीडियम में, मीडियम वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो ऊपर 4/3 और लिखना पड़ेगा, 4/3 टाइम्स हो जाएगी, 4/3 गुना हो जाएगी। तो ये पावर मीडियम की -μ/f, वो आप ज़रूर याद रखेंगे। जो भी बताए हुए हैं ना, आपको बहुत सारी थ्योरी बताई हुई है, वो आप प्लीज़ समझ लें अच्छे से। इसके बाद मेरे को एक पॉइंट और बताएं। साइन कन्वेंशन हो गया है, इसमें आप ना 4 रेज देख लें। अगर वैसे तो कभी भी आपको रे डायग्राम नहीं बनाना है ना, जब तक कि आपसे कोई बोले ना। और आप लोगों को बताया भी है और फिर से भी बता दूंगा, वो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, उससे सब इमेज आ जाएंगी। फिर भी अगर रे डायग्राम बनाना है आपको तो आप लिखिए स्टैंडर्ड रेज। ये स्टैंडर्ड रेज हैं। स्टैंडर्ड रेज मतलब ऐसी रेज, अपने को क्या है, इमेज बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए, 2 किरणें, और मैं तुम्हें 4 किरणें दूंगा। 4 में से जो 2 किरणें तुम्हें पसंद आए वो रख लेना आप, ठीक है ना? तो आप इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड जो किरण या रे, और ये सभी मिरर के लिए है, ठीक है, कोई भी मिरर, तो कॉनकेव, गुहाओं से हमें प्यार है इसलिए भैया कॉनकेव। इसमें 2 मिरर पैरेलल जो भी आएगी कहाँ से जाएगी? पैरेलल जो भी आएगी वो फोकस से जाएगी, और जो लाइट होती है ना वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। इसका मतलब अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। इसका मतलब आप कभी भी पैरेलल रे कोई भी बनाएं, वो हमेशा कहाँ से गुजारें भैया? फोकस से गुजारें। ये पहली स्टैंडर्ड रे है। अगर आप कोई भी किरण फोकस से गुजारते हैं उसे पैरेलल कर दें। अगर किरण फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल से आएगी फोकस चली जाएगी। पाथ रिट्रेस करती है लाइट, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, लाइट के पास ना मेमोरी होती है, वो याद रखती है किस रास्ते से आई, फिर वापस उसी रास्ते से जाती है। इसीलिए लोग बाग आविष्कार में लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा करें कि लाइट को उल्टा भेजें और वो रास्ता मिटा दे सारे। समझ रहे हो क्या? तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप तो डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर लोग करेंगे वो सब। अब इसमें आप क्या करो, ये 2 रेज हो गई,
तीसरी, अच्छा नॉर्मल पे जो आती है, जो अभिलंब पे आती थी वो अभिलंब से जाती है, नॉर्मल पे आती है नॉर्मल से जाएगी, यहाँ नॉर्मल सेंटर पे होता था, इसलिए थर्ड रे जो आएगी, थर्ड लाइट जो आएगी यहाँ पे बना लेंगे प्यारा सेंटर, केंद्र। जो लाइट सेंटर से जाएगी वो वापस सेंटर से जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी, एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, चौथी और आखिरी फोर्थ रे जो है, फोर्थ रे जो है उसमें जितना पोल से एंगल ये किरण बनाएगी उतना ही वापस भी बनाएगी रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि सेंटर से यही तो हो जाएगी ना नॉर्मल, इस बार अभिलंब यही हो जाएगा। सेंटर से जब मिलाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। और नॉर्मल से एंगल सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको नहीं पता हो तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन नॉर्मल है, वो कहीं दिखा देना, इन सब में कहीं ना कहीं एक बार दिखा देना कि सेंटर से जो लाइन मिलती है इसको नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं भैया। और ये थीटा पे आ रही है तो थीटा पे जाएगी। ये 4 आपको किरणें बना मतलब दे रखी हैं, इन 4 में से जो भी 2 पसंद आ जाएं वो बना लेना, ये दोनों मत बना लेना वरना इमेज नहीं बनेगी, उसी पे आगे उसी पे पीछे तक नहीं बन रही इमेज। कम से कम इन दोनों में से कोई एक ले लेना, इन दोनों में से कोई एक ले लेना, बन जाएगी। इससे और इससे बना लेना इमेज हमेशा, ठीक है। रे डायग्राम बनाओ उससे पहले ही आंसर याद कर लो, आंसर क्या आने वाला है। ये रे डायग्राम से कुछ होना जाना नहीं है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। आप थोड़ी सी थ्योरी अपन जरूर देख लें। कोई भी मिरर है, कोई भी दर्पण है, आपके क्वेश्चंस करने के लिए ये अनंत इनफाइनाइट, ये सी, ये एफ, इस रीजन को, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे 1, इस रीजन इस क्षेत्र को क्या कहेंगे 2, इसको क्या कहेंगे 3, इसके आगे 4। यही कॉनकेव में भी होगा, यही कॉन्वेक्स में भी होगा। इसका मतलब चलो उसको भी बना लेंगे अपन अभी, ठीक है। तो अच्छा, इसमें रियल और वर्चुअल, वास्तविक और आभासी कौन सा होगा? जो इसके आगे है वो रियल है। तो इधर जो कुछ दिखे, कलर दूसरा लूंगा, इधर जो कुछ दिखे, चाहे ऑब्जेक्ट दिखे चाहे इमेज दिखे, और रियल है, वास्तविक है, ये मिरर के अंदर चले गए आप। ये क्या है? ये वर्चुअल है, ये वास्तविक है, और ये प्यारा काल्पनिक था ही, ठीक है। और ये बनाने के बाद, ये बनाने के बाद ज्ञान के बिंदु बिखर रहे हैं। अब इसको बनाने के बाद 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, खत्म ऑप्टिक्स। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। ये क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट इमेज, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट अनंत से सी, इन्फिनिटी से सी तक है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज किधर बनेगी? इमेज 2 में बनेगी। समझ रहे हो क्या? अब ये मेरे को पहले ही याद है, इसलिए इसमें मेरे को 2-4 चीज़ें लिखवानी है, उसके बाद जो जो मैं बोलूँ ये लिख ही लो पहली चीज़ें, उसके बाद मैं बताता हूँ। समझ रहे हो क्या? चाहे कुछ भी कर लो यही आएगा, टेबल वेबल नहीं बनाएंगे अपन, उतना समय नहीं है। 1 का 2, 2 का 1, ऑब्जेक्ट 1 में तो 2, 2 का 1 में। और ये कैसे आया? कोई पूछे सर ये कैसे आया? अरे ये न्यूटन भैया ने बताया हमें, क्योंकि न्यूटन लॉ तो मैं आगे पढ़ाऊँगा। न्यूटन ने बोला है कि एफ स्क्वायर की वैल्यू है x1 x2, जहाँ x1 x2 कहाँ से है? फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस। अब बताइए, तो एफ स्क्वायर पॉजिटिव है तो या तो ये माइनस माइनस हो या तो ये प्लस प्लस हो, मतलब दोनों के साइन सेम होने चाहिए। ये किसके साइन? सर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फोकस से, ये इमेज की डिस्टेंस है फोकस से। सर ये क्या है? न्यूटन भैया का फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ। उसने बताया था, अपन ने चीटिंग करके यूज ही कर लिया इसे। एफ स्क्वायर बराबर x1 x2। x1 क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहाँ से? फोकस से, पोल से नहीं, केवल इसी फॉर्मूले में कहाँ से? वो फोकस से। x1 आ जाएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से, x2 क्या है? इमेज की डिस्टेंस फोकस से। तो बात यही है ना
गंदा नहीं करने का, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो अगर x1 इधर है तो x2 को भी इधर ही रखो, ताकि x1 x2 वो कुछ माइनस माइनस आए या प्लस प्लस आए, तभी तो एफ स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो क्या? याद करना है, x1 इधर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी इधर ही कहीं बननी चाहिए, और इधर बनती है। 1 की ऑब्जेक्ट अगर 1 में माना है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? 2 पे। क्या ये डिस्टेंस हो जाएगी x2? अब दोनों को तुम फोकस से, इस साइड को तुमने प्लस माना तो प्लस x1 प्लस x2, या माइनस माना माइनस x1 माइनस x2। इससे निष्कर्ष आया, इससे जबरदस्त पॉइंट आया हमारे पास, जिससे अपने सवाल तो हो जाएंगे। ये फोकस दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट और इमेज या तो फोकस के इस तरफ होंगी या तो फोकस के इस तरफ होंगी। देख लो, 3 का 4, 4 का 3, क्या हो रहा है सर? ये ऑप्टिक्स खत्म हो रही है। 1 का 2, 2 का 1, इधर ही है क्या ऑब्जेक्ट इमेज? वो होगा, न्यूटन भैया बोल के गए हैं। तो वो जो लिखवा रहे हैं वो न्यूटन से, पहले मैंने परमिशन लिए लिखवा दूँ, अगले ने बोला लिखवा, मैंने बोला ओके, फिर ये लिखवा रहे हैं अपन। तो याद करना है, इसका मतलब इसके नीचे लिखना पड़ेगा, इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल लाई ऑन सेम साइड ऑफ फोकस। आप हिंदी में भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट व इमेज फोकस के एक तरफ ही होगी। ऑब्जेक्ट व इमेज फोकस के एक तरफ ही होगी। समझ रहे हो क्या? समझ तो रहे हो तुम? इसके बाद आखिरी पॉइंट्स कुछ बोल रहा हूं मैं। ये बताओ, अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी, तो आपको हर बार सेंटेंस में उल्टा या अपोजिट शब्द बोलना ही है। या तो उल्टा खुद होंगे ये, और अगर ये खुद उल्टे नहीं हुए तो ये बनेंगे उल्टे। उल्टा शब्द बोलना ही है। अगर ये रियल की रियल है तो रियल की रियल में तो सर आपने कहीं अपोजिट या उल्टा शब्द नहीं बोला। तो जब भी रियल की रियल बने, इसका मतलब वो बनेगी इन्वर्टेड, ताकि एक बार तो उल्टा शब्द आए पूरे स्टेटमेंट में। इस पूरे स्टेटमेंट में एक बार उल्टा शब्द लिखूंगा मैं, उल्टा या अपोजिट। अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन गई तो रियल रियल सर कहीं उल्टा नहीं बोला, इसका मतलब ये बनेंगी उल्टी। समझ रहे हो क्या? वर्चुअल वर्चुअल सर भगवान के लिए उल्टा बोल दो, वरना उल्टी ही कर देंगे। उल्टा उल्टा नहीं बोल रहे, उल्टा शांत हो गए 2-4 दिन तक। वर्चुअल वर्चुअल सर ने तो बोला इस लाइन में कहीं ना कहीं उल्टा आना चाहिए, इसका मतलब इन्वर्टेड ही होंगी, ये उल्टी ही होंगी। आज उल्टी कितनी अच्छी लग रही है तुम्हें, देखो इससे सारे। अगर मैंने बोल दिया रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन गई, सर ये तो खुद ही उल्टी हो गई, रियल का वर्चुअल उल्टा ही होता है। इसका मतलब सर अब और उल्टा नहीं, इसका मतलब अब ये बनेगी सीधी। सीधी को बोलते हैं इरेक्ट या सीधी बनेगी, इरेक्ट या सीधी बनेगी। अभी कोई बोलता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, इसका मतलब यहीं पे उल्टा हो गया है, तो यहीं पे उल्टा हो गया, एक ही बार तो उल्टा चाहिए। तो ये इरेक्ट सीधी बनेंगी ये। अच्छा, इसके बाद वैसे तो सब चीज़ें मैं लिखवा दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया कि दोनों मिरर के एक ही तरफ हैं, ऐसा बोल दिया किसी ने, ऑब्जेक्ट भी मिरर के एक तरफ है और इमेज भी उसी तरफ है। उसी तरफ मतलब जैसे ये मिरर है तो या तो दोनों रियल ही हैं या तो दोनों वर्चुअल ही हैं। वो लिखवा ही दिया, वैसे लिखवा नहीं दिया। अगर मान लो ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, तो सर रियल रियल ही है, इसका मतलब उल्टी बनेगी। समझ रहे हो क्या? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है तो सर एक रियल है एक वर्चुअल है, ये तो पहले ही उल्टी हो गई, इसका मतलब अब सीधी बनेगी। समझ रहे हो क्या? ये पहले लिखवा दिया, लेकिन उसे ऐसे बोलेगा कि मिरर में एक ही तरफ है, तो मिरर में एक ही तरफ है मतलब रियल रियल है या वर्चुअल वर्चुअल है, या तो रियल रियल है या वर्चुअल वर्चुअल है। इधर को तो क्या कहते हो? रियल कहते हो आप। इसको क्या कहते हो आप? वर्चुअल कहते हो। तो मिरर के एक ही तरफ है, इसका मतलब रियल रियल दे रहा है, और रियल रियल देगा सर उल्टा तो बोला नहीं, इसका मतलब उल्टी बनेगी ये। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगी? या तो रियल रियल बन जाए या वर्चुअल वर्चुअल, लिखवा दिया है ऊपर, है ना। और अपोजिट होगा तो वो भी लिखवा दिया है, वो जो लिखवाया हुआ है वही है यहाँ पे भी है। समझ रहे हो क्या? अच्छी तरीके से आंसर्स निकाल लेना। कोई भी क्वेश्चन आए
कोई भी कैसा भी क्वेश्चन वो डायरेक्टली हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ लिख लिया गया, क्या बोला है, क्या है न्यूटन्स लॉ, एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x1 x2, और याद करना है न्यूटन फॉर्मूला एफ स्क्वायर x1 x2 f वो दिया जाएगा आपको, वैसे r/2 होता है। x1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, इसके कोष्टक में, इसके ब्रैकेट में आप लिख लो मैग्निफिकेशन होता है भैया -f/x1। अपन सारे क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूले से कर देंगे, न्यूटन फॉर्मूले से, यही न्यूटन फॉर्मूला है। न्यूटन फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन कितना होगा -f/x1, माइनस तो माइनस है, f फोकल लेंथ है, x1 क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और मेरी एडवाइस है एक, आप ये माइनस मुइनस के चक्कर में ना पड़ें, आप खुद सोचें कि क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से आंसर आएगा आपके, समझ रहे हो गया, प्लस माइनस खुद पता लगा लेंगे अपन। तो अभी आपको ये जो सब बताया 1 का 2, 2 का 1, इसमें आप बस एक आखिरी चित्र बना लो, और आखिरी चित्र इसलिए उसकी प्रैक्टिस आगे कर लेंगे। लेकिन आप ये बता दो मेरे को, कल को इस तरीके से आपको कॉनकेव मिरर दिया होता, ये इसका सेंटर होता, ये इन्फानाइट होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, कोई ये ऑब्जेक्ट होता, तो ये 1 में 2 में 3 में 4 में कहाँ पे है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 में है शायद, ये 1 में है। इसको क्या बोलोगे भैया, रियल है, वर्चुअल है, क्या है ये, रियल है, ये मिरर के सामने है, इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक। ये तो जो हमको शॉर्ट ट्रिक बताई है उसका मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा रे डायग्राम, लेकिन मुझे पहले ही आंसर पता है, ताकि रे डायग्राम उल्टी सीधी ना बनाऊं मैं, समझ रहे हो गया। तो 1 का 2 2 कहाँ पे आएगा, सी और एफ के बीच में आएगा। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एक सीधी रेखा बनाइए जो ऐसे चली गई, ये ठीक है, एक स्टैंडर्ड रे, और एक रे, एक किरण, वो किरण सेंटर से चली गई और सेंटर पर वापस आ गई। क्या यहाँ मिलन हो गया, क्या ये मिलन 2 में हुआ है, होना भी चाहिए था, सीखा ही यही है। अरे सर सीखा ही यही था हमने तो, 1 का 2, ये तो हो भी गया, ठीक है। और क्या सीखा था सब वो बता दो मेरे को। ये मेरे को रे डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, ये 1 दिया था, मुझे याद था कि 2 में बनेगी। 1 मतलब इन्फिनिटी से सी के बीच में था, ये मुझे याद था कि इमेज कहाँ पे बनेगी, 2 में। 2 में मतलब कहाँ पे बनने वाली है, सी से एफ में। अरे बोलो, सी से एफ में बन जाएगी। क्या दोनों रियल हैं, हाँ सर ये तो रियल की रियल है। अच्छा रियल की रियल है, रियल की रियल में तो उल्टा बोल नहीं रहे हो सर आप, रियल की रियल में उल्टा नहीं बोल रहे हो, तो एक बार तो उल्टा आएगा, इसका मतलब ये उल्टी बनेंगी। क्या ये उल्टी बन रही है सर, ये इनवर्ट है। अच्छा मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा कभी, माइनस माइनस नहीं लगाऊंगा। जब मेरे को दिखा रियल की रियल बन गई, तो रियल की रियल में कहीं उल्टा नहीं आया, कहीं उल्टा नहीं आया, इसका मतलब उल्टी बनेगी। उल्टी बनती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है सर। इसका मतलब मैं मैग्निफिकेशन का केवल मैग्नीट्यूड निकालूंगा फॉर्मूले से मैं एम का केवल परिमाण निकालूंगा। एम नेगेटिव आएगा, तुम माइनस प्लस में बहुत चक्कर खाओगे कि ये माइनस नहीं लिया, ये प्लस नहीं लिया, वो सब पहले ही पता है मेरे को। तुम फॉर्मूले केवल है, उसमें ठीक तरीके से वैल्यूज डालो, आंसर आएगा। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, याद रखना है अपने को। यहाँ पे ना केसेस आ जाएंगे, अब वो फिर और बढ़ता जाएगा डिस्कशन। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कौन सा नहीं होता केस, वो देखना है, चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।